तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां कमजोर शुरुआत के बाद निचले स्तरों से धीमी धीमी लेकिन बेहतरीन रिकवरी बाजार में आती हुई दिख रही है। क्या निचले स्तरों पर खुलकर दिन के ऊपरी स्तरों पर होंगे बंद? आखिरी 1.5 घंटे में और मजबूती आएगी या रहेगी मुनाफा वसूली? और ऐसे में क्या करें आप बचे हुए समय का ट्रेड, और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि क्या इस रिकवरी में हिस्सा लेना चाहिए और कौन से स्टॉक्स पर दिखेगा एक्शन। वायदा कारोबार में क्या स्टॉक्स में ढेरों स्टॉक पिक्स पर आपको बढ़िया मूव दिख रही है। तो सर, स्टॉक्स की तो चर्चा करेंगे, पर इस समय की बड़ी बातें क्या है ये पहले बताइए। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट है और आज ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर गिरावट होती दिखी है। निफ्टी करीब 75 अंक नीचे 14,550-575 की रेंज में इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 700 अंकों से ज्यादा कमजोर। एसबीआई, कोटक, इंडसइंड, एक्सिस सारे के सारे कमजोर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ज्यादा बनाया है दबाव, और सरकारी बैंकों में दिग्गज एसबीआई है कमजोर। एनबीएफसी शेयरों में भी आज नुकसान आपको साफ नजर आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर भी आज कमजोर है। नतीजों के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज और कोटक महिंद्रा के नतीजों के दम पर बैंक शेयर ये है कमजोर। आज दोनों ही कमजोर नतीजों के चलते हुए फार्मा, एफएमसीजी, मेटल मजबूत है। इस कमजोर बाजार में भी वहां लगातार खरीदारी होती दिख रही है। और एक और खरीदारी की वजह यह है कि डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत है और यूरोप के बाजार जो खुले हुए हैं दो आज वो मजबूत है। यूरोप के बाजारों में आज है छुट्टी दी। बिल्कुल सर, तो यूके के बाजार आज बंद हैं। एशिया के बाजार भी कुछ बंद ही थे, बट जो खुले हुए हैं बाजार वहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। और सर, एक्चुअली मेरे को सवाल भी यही पूछना था कि वैसे तो हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट है, बट बिजनेस एज नॉर्मली दिख रहा है सर, क्योंकि एक बार फिर से मेटल स्टॉक्स में तेजी है, कैश मार्केट में ढेरों सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, शुगर स्टॉक्स में तेजी है और बैंक्स पर दबाव बना हुआ है। तो गिरावट है, बट वही यूजुअल जो एक्शन देखते हैं बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस, निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस, वैसे ही होते हुए दिख रहा है सर। दीप यही रहेगा। देखिए, आपको याद होगा जब तक कोरोना का मामला है हम लगातार करें कि बैंक निफ्टी में आपको अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, लीडरशिप रहेगी, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। लेकिन आज जो बढ़त की वजह है इसमें जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन कम है, उल्टा वो नीचे खींचने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज कहनी होगी, 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो कमजोर है, बहुत खराब नहीं है बैंक निफ्टी। मुझे ऐसी कोई बहुत समस्या बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो रिकवरी आती दिख रही है बाजार की वो बहुत ही बढ़िया, एकदम सही लेवल से ही है। 14,425 जो लेवल हमने दिया था आज वहां से देखिए एग्जैक्टली 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी ने 32,150 का पहला सपोर्ट रेंज है उसी रेंज में ज्यादातर बिताया है। तो बात वही है, सबसे बड़ा फैक्टर जो आज निचले स्तरों से रिकवरी का काम कर रहा है वो ये है कि हल्के बाजार थे। पुट कॉल रेशियो 1.07 पर आ चुका था। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 78% से सीधा 61% पर आ गई। इससे ज्यादा हल्का बाजार आपको सीरीज के पहले दिन होते हुए नहीं दिख सकता। पहले दिन जो सप्लाई हुई, अब निचले स्रोत पर इसी वजह से खरीदारी आती दिख रही है, पहला। और दूसरा, इस खरीदारी के पीछे दो कारण है। एक, ब्रॉडर मार्केट अब भी बहुत गर्म है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर तेजी है। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी लगाकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एफआईज को भी पता है कि जब बाजार निचले स्तरों पर ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर सिर्फ 1.5 सेशन में नीचे आ जाए और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचने में वो 5-7 सेशन लगाए, बेसिकली रेंज के बीच वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। दीप 14,200 14,400 सपोर्ट के तौर पर काम करता है, 14,800 15,000 रुकावट के काम करता है। इस रेंज में आने जाने की जो बार बार टेंडेंसी निफ्टी की है वो बहुत फास्ट होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी के लिए वही रेंज नीचे की तरफ 30 से 31,000, ऊपर की तरफ 33 से 34,000, इस रेंज में लगातार ऊपर नीचे बाजार होते दिख रहे हैं और इस रेंज को ट्रेड करने आना बहुत जरूरी है। इसलिए आज सुबह गैप से नीचे खुलने के बाद हम यही कह रहे थे कि अब यहां पर बेचना नहीं है, आपको खरीदना है। और 14,200 14,400 परफेक्ट रेंज है जहां अक्यूमुलेशन करना चाहिए। और दिन के लिए ट्रेडर्स के लिए 14,350 14,425 और एग्जैक्टली वहीं से बाजार ने सपोर्ट किया। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी, हल्के बाजार और आज के डेटा जो आप आते हुए देखेंगे वो आपको बेहतर नजर आएंगे। इसके दम पर तो उम्मीद कर सकते हैं आखिरी 1.5 घंटा भी कोई खास खराबी हो, सुबह के लोज टूटे, ऐसा मैं देख नहीं रहा। तो अगर 14,500 के ऊपर आज हम बंद हो पाते हैं और 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर बंद हो पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और मेरा ये समझना है 31,700 इसके नीचे बैंक निफ्टी पर हम बंद होंगे नहीं और 14,500 के नीचे बंद होंगे नहीं, इसकी पूरी संभावना है। अगर ऐसा है तो आपके लिए तब भी ट्रेंड न्यूट्रल बना रहेगा। तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बने रहें, ज्यादा बढ़िया ये होगा। लॉन्ग करना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में,
चले जाइए, कोई मेटल में चले जाइए, कोई शुगर में चले जाइए, कोई फार्मा में चले जाइए। शॉर्ट करना है, बैंक्स एनबीएफसी आपके लिए है, भर भर के जितना शॉर्ट करना है करिए। दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे। रिकवरी में बैंक्स एनबीएफसी शॉर्ट करिए, गिरावट में आपको मेटल्स, फार्मा, शुगर लॉन्ग करना है। सिंपल ये ट्रेड है, आपका जिस तरफ का मूड हो वैसा ट्रेड करिए दीप। ये आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटजी अब तक की। बाकी बाय द वे स्ट्रेटजी के साथ ही एक चीज और बता दूं दीप कि आज समय से पहले डेटा और समय से आ चुके। आशीष ने भी एकदम टाइमली भेज दिया और मैंने भी समय से काम कर लिया। डेटा सारे तैयार हो चुके हैं। हो सकता है जो 2:30 की स्ट्रेटजी 2:30 बजे वाली मैं सेठी साहब के पहले 2:25 के आसपास ही कर दूं, तो इसके लिए भी तैयार रहिए क्योंकि डेटा क्रंचिंग हो चुकी है। अब सिर्फ आपके सामने रखना बाकी है। आइए तब तक आगे बढ़ जाएं और आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं हमारी रिसर्च टीम से प्लीज ले लीजिए। बिल्कुल सर, तो डेटा रीडिंग का इंतजार रहेगा, मार्केट स्ट्रैटेजी का इंतजार रहेगा और कुछ और कैश कॉल्स अगर आपको पसंद आए, जिस तरह से टारगेट सब पर हिट हो रहे हैं तो वो उसका भी इंतजार है। पर तब तक ढेरों इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए जहां पर हमने रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। निफ्टी स्पेस में एसबीआई लाइफ के नंबर्स पर अभी फोकस है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टाटा केमिकल्स वायदा बाजार में नंबर पेश करेंगे। इसके अलावा पावर ग्रिड इनपुट का आईपीओ जो है आज क्लोजिंग के साथ बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 99 से 100 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। कल निफ्टी स्पेस में अदानी पोर्ट्स के नंबर, वायदा बाजार में एलेम्बिक फार्मा, एलएनटी इन्फोटेक और आरबीएल बैंक के नतीजों का इंतजार रहेगा। साथ ही ट्रिगर्स, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल बैठक होने जा रही है। एफएल इंडिया पर फोकस रखिए। क्यूआईपी के दाम और साइज पर बोर्ड बैठक होगी। फ्लोर प्राइस का 5,422 रुपए और 94 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं संघवी फोर्जिंग एंड इंजीनियरिंग बाजार से कल डीलिस्ट हो जाएगा, तो इस पर नजर रहेगी। और चीन और जापान के बाजार कल और बुधवार के दिन यानी कि 4 तारीख और 5 और इनफैक्ट आज भी बंद थे। बुधवार के नतीजों की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस टाटा स्टील वायदा बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस, दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ के नंबर्स पर फोकस है। ट्रिगर्स क्रिसिल 7 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 5 तारीख। वहीं किर्लोस्कर फेरिस इंडस्ट्रीज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेंगे और अदानी एंटरप्राइजेस फंड जुटाने की सीमा बढ़ाने पर एक बोर्ड मीट में विचार करने वाले हैं, तो इस पर नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। और बुधवार को अदानी एंटरप्राइजेस के लिए फंड जुटाने पर होगी, इसकी सीमा बढ़ाने पर होगी बोर्ड बैठक। आइए इससे पहले कि आपको खबरों वाले शेयर पता चले, आज कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं बाजार के दौरान, उससे पहले जल्दी से पहला बिगुल आज के क्लोजिंग शो का सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेटल्स में खरीदारी देखने को मिल रहा है और खरीदना है जिंदल स्टील को। 447 के आसपास अभी भाव है। 451 का पहला टारगेट, 454 का दूसरा और 459 का तीसरा टारगेट के लिए जिंदल स्टील को खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 444 के नीचे। ओके, 444 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। जेएसपीएल में करें खरीदारी। अगला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले साहब का वंडर। जी वागले साहब बताएं। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मेटल स्पेस में ही फोकस करना है। टाटा स्टील मेरा स्टॉक होगा। 1064 1065 का करंट भाव है। अभी के अभी ले ले, मुझे ज्यादा गिरावट लगती नहीं है। 1060 के नीचे जाना नहीं चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 1054 का होगा। एक 10-11 रुपए की रिस्क होगी। और ऑन द अपसाइड 1087 का पहला टारगेट होगा। मुझे कम से कम यहाँ से 20 रुपए की अपमूव दिखती है। दूसरा टारगेट 1096, ये शायद पोजिशनल होगा। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय। यहाँ पर बंसल जी भी हमारे साथ है और बंसल जी का भी कॉल टाटा स्टील पर ही है वागले साहब के साथ। तो बंसल जी आपके भी बता दें चार्ट कॉर्नर के टारगेट टाटा स्टील के लिए वागले साहब के साथ साथ। जी बताएं सर। अनिल जी, मेरा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा है। मेरा स्टॉप लॉस 1037 का है और मेरा एक मुश्त टारगेट है 1100 का। 1100 के टारगेट के लिए 1037 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील है चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, तो ये है आपके लिए चार्ट कॉर्नर पिक का टाटा स्टील। आइए सचिन जी तैयार है अपने बिगुल के साथ बीटीएसटी।
बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी खरीदारी करनी है ग्रैन्यूल इस पर्टिकुलर काउंटर में। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन से। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है लगभग 355 एंड 365 ये दो लक्ष्य हासिल होने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 341 के आसपास, ये फ्यूचर्स के लेवल में दिए हुए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है पिछले 15 मिनट में, तो मुझे लग रहा है 355 का टारगेट आज इंट्राडे में भी आ सकता है, बट पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 365 का। पैटर्न के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना है 341। ओके तो ग्रैन्यूल्स पर करके चलनी है खरीदारी। सुबह से ये काउंटर एक्टिव दिख रहा है और अब मोमेंटम पकड़ते हुए आपको दिखेगा, और साथ ही टाटा स्टील पर तो जॉइंट कॉल इस समय आते हुए दिख रहा है। पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नजर, एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए सबसे पहले जो पोस्ट मार्केट नंबर्स, इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, जो अभी मार्केट आज के दौरान जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस पर फोकस करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर जो कंपनी का मुनाफा है 1266 करोड़ से बढ़कर 1680 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा जो अनुमान था वो करीब करीब 1855 करोड़ रुपए का था, तो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर इनके मुनाफे के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। साथ ही कंपनी की जो ब्याज से आए हैं, हमारा अनुमान 4140 करोड़ का था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है NII 3843 करोड़ की पोस्ट की है। तो यहाँ पर थोड़े से नंबर्स जो हैं कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं काफ़ी कमज़ोर हैं। आय 1163 करोड़ से घटकर 433 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो जो था पिछले साल 102 करोड़ का, उसके मुकाबले 192 करोड़ का घाटा आया है। तो यहाँ पर काफ़ी डीप कट जो है आपको इनके मुनाफे के आंकड़ों में आया है। वरुण बेवरेजेस, ये हमने आपको आज नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी बताया था सुबह, और अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कंसो मुनाफा था हमारा 125 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 129 करोड़ का फिगर है। साथ ही आय देखिए 2050 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 2270 करोड़ पर आई है, और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 350 करोड़ का हमारा अनुमान था, 381 करोड़ का मुनाफा कामकाजी मुनाफा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही बोनस पर अपडेट भी है, हर 2 शेयर पर आपको 1 शेयर जो है एज ए बोनस दिया जाएगा। वरुण बेवरेजेस ने ऐसा इनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। IDBI बैंक, यहाँ पर जो मुनाफा है 140 करोड़ से बढ़कर 512 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की ब्याज से आय जो है वो भी 2356 करोड़ से बढ़कर 3240 करोड़ हुई है, और जो इनके एसेट क्वालिटी है उसमें भी GNPA में सुधार आता हुआ नजर आया है। बजाज ऑटो, यहाँ पर अप्रैल में जो इनकी कुल बिक्री है वो 3.8 लाख यूनिट्स आई है, और जो 2 व्हीलर बिक्री है 3.4 लाख यूनिट्स आती हुई नजर आई है। तो मंथ ऑन मंथ आधार पर देखेंगे तो 2 व्हीलर बिक्री में इजाफा हमें देखने को मिला है। TVS मोटर्स, यहाँ पर इनकी जो कुल बिक्री है वो 2.3 लाख यूनिट्स आई है। मोटरसाइकिल बिक्री 3.07 लाख यूनिट से घटकर 2.26 लाख यूनिट्स आई है। हमारा अनुमान करीब 2,57,000 यूनिट्स का था, तो अनुमान से कमज़ोर नंबर्स TVS मोटर्स के आए हैं। NMDC का भी ऑपरेशनल अपडेट आया है। जो प्रोडक्शन आंकड़े अप्रैल महीने में 74% बढ़े हैं 3.13 मिलियन टन पर, और जो इनके आयरन ओर की बिक्री है वो 124% बढ़ती हुई नजर आई है। टाटा पावर में भी एक अपडेट है। रिन्यूएबल कारोबार के IPO की खबर पर कंपनी ने सफाई जारी की है, और ये जो खबरें हैं इसको इन्होंने बेबुनियाद ठहराया है। और अंत में बल्क डील्स येस बैंक पर 13.15 से 13.35 प्राइसिंग के बीच करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के सौदे आज येस बैंक में होते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये आपके लिए राय येस बैंक पर, और बाकी सारे शेयरों पर खबरों के दम पर ढेर सारे एक्शन और नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे का स्टॉक का वरुण बेवरेजेस आज फिर से कमाल करता हुआ दिख रहा है। 3 से 4 डिजिट में पहुंचता हुआ 1000 के पार। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मुलाकात करने का हमारे सारे मेहमानों से, जिनसे आपकी मुलाकात हो गई वो है सिनी जी, बंसल जी, और साथ ही वागले साहब और सचिन जी भी, लेकिन आशु सर भी हमारे साथ है। और एक बार जरा आशु सर से भी राय ली जाए इन लेवल्स पर बाजार में क्या करना चाहिए। आशु सर बताएं, खरीदना है, बेचना है या नोटा? अनिल जी देखिए, मार्केट में अभी भी वही रेंज है 14,200-300। देखिए 15,000 क्रॉस किया, और अनिल जी 2 दिन में 15,000 से 14,600। रीज़न कुछ भी अनिल जी बनते रहेंगे, लेकिन ये ट्रेड अभी भी उसी के अंदर ही पैन आउट होगा। अनिल जी जो अच्छा ट्रेड, कन्विक्शन ट्रेड निकल के आ रहा है ना अनिल जी, वो ना एक्सपायरी से 1 दिन पहले निकल के आ रहा है, विच इज़ वे वीकली एक्सपायरी, जो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ।
उसमें क्या होता है अनिल जी कि ये उससे पहले देखना है कि ये कोरोना डिप या जो भी पैनिक है, ये डिप आता है, उस डिप में माल बिकता है और एक्सपायरी पे मार्केट किस डेटा क्या कहता है। तो आप ये देखिए अभी जो कन्विक्शन ट्रेड है वो है शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड, जो हमने 2 बार देखा, पिछले 2 हफ्ते से आई और मंथली एक्सपायरी में भी देखी, और वहां से जैसी जो लास्ट टाइम मैंने बोला था शॉर्ट कवरिंग है, शेयर शॉर्ट कवरिंग है, वो शॉर्ट कवरिंग खत्म होते ही अनिल जी सेम न्यूज पे सेम कोई अलग से खराब न्यूज आई है नहीं आई है, लेकिन ठीक है इलेक्शन का आप कह सकते हैं कि एडिशनल टेम्परेरीली बैड न्यूज है, उसी सेम न्यूज पे मार्केट फिर नीचे करेक्ट हो जाता है। तो अनिल जी एक तो चीज है जो कन्विक्शन ट्रेड है वो एक्सपायरी से पहले निकल के आता है, रेंज वही है। दूसरी चीज अनिल जी मेरा एक सबसे जो मैं अपने क्लाइंट से भी शेयर कर रहा था कि ये मार्केट ऐसा है कि इसमें 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे का इस तरह का रहेगा, तो अगर आपको शॉर्ट भी करना है तो अनिल जी कॉल शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। लोग 200-300 पॉइंट 15,000 पे 15,200-300 की कॉल बेचते हैं, या 14,600 आता है तो 14,800-900 की ऊपर की 200-300 जो जिस तरह का एक ट्रेंड चलता है 15 रुपए 20 रुपए। अनिल जी ये मार्केट जब गिरेगा तो भी 300 गिरेगा, बढ़ेगा तो भी 300 बढ़ेगा, तो आपका क्या होगा अनिल जी, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अनफेवरेबल रहेगा, क्योंकि आप पुट कॉल बेचेंगे सस्ती, और अगर कवरिंग आ गई और अगर गैप अप हुआ और अगर चीजें ठीक होने पे अगर अप मूव आया तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और शार्प आएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अनिल जी रेयरली मैं बोलता हूं कि नॉर्मली के इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को ट्रेड करना है, ये मेरी राय है कि उसको इंडेक्स ऊपर में शॉर्ट करना चाहिए, ना कि कॉल शॉर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे 200-300 पॉइंट गिरेगा तो 20 रुपए की कॉल में क्या प्रॉफिट आएगा। तो इस ट्रेड में अनिल जी प्रॉफिट ज्यादा आ सकता है, तो एक ये चीज है। तो अनिल जी अब ये मार्केट फिर नीचे आ गया, तो एक तो बुल स्प्रेड है, एक अनिल जी एक स्टॉक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पिछले हफ्ते से 2 बार बोला था, रिपीट किया था, भेल। अनिल जी भेल में बहुत ही सॉलिड मूव दिख रहा है, और 47, 48, 49 में हर भाव पे रिपीट कर रहा था, छोटा स्टॉक है, बड़ा लॉट है, लोग 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए में निकल जाते हैं, पर मुझे लगता है कि निकलने वाला नहीं है अनिल जी। जैसे हमने सेल में मूवमेंट देखी है, ऐसी ही भेल में भी मूवमेंट दिख सकती है, तो भेल को बिल्कुल लॉन्ग रखना चाहिए। बैंक निफ्टी अनिल जी क्लियरली वीक लग रहा है रिजल्ट्स के बाद, जिस तरह का मेल्टडाउन हमने स्टॉक्स में देखा इंडस कोटक के अंदर, मुझे लगता है इंडस अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट है, कोटक शॉर्ट कैंडिडेट बनता है नहीं बनता, लेकिन इंडस आरबीएल ये शॉर्ट कैंडिडेट है अनिल जी। बैंकिंग में शॉर्ट रहना चाहिए पेयर ट्रेड के लिए। लॉन्ग आप बिल्कुल बात कर रहे हैं जो मेटल्स की, मेटल्स लॉन्ग रहने चाहिए, और फार्मा बीच में थमेगा लेकिन चलेगा। जैसे जैसे अनिल जी जितना मार्केट में पैनिक आएगा कोरोना के लेकर, मार्केट घटेगा, उतना फार्मा बढ़ता जाएगा, तो फार्मा के लिए ये मार्केट बिल्कुल रिवर्स चलेगा, तो मार्केट डाउन फार्मा ऊपर, ये ट्रेड अनिल जी सिंपल निकल के आ रहा है। और बाकी अनिल जी कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, जो वीक स्टॉक्स है अनिल जी, बायोकॉन फार्मा के चलते बायोकॉन नहीं चल रहा तो उसके चक्कर में ना पड़े, डाइवेस्टमेंट थीम बीपीसीएल उसके चक्कर में भी ना पड़े, और सिमिलरली अनिल जी आईटीसी मार्केट ऊपर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, आईटी ऊपर फार्मा ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सिमट के अनिल जी मेटल्स में अभी भी तेजी लग रही है अनिल जी। मैंने लास्ट वीक भी दीपांशु को बोला था कि मेटल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ये सिर्फ नॉट जस्ट प्राइस राइज, उनको इतना बेनिफिट हो रहा है, तो उनके सालों साल के जो अनिल जी परपेचुअल डेट है, वो डेट रिडक्शन इतनी होगी, और बैलेंस शीट में परमानेंट उनके जो बेनिफिशियरी निकल के आएंगे, ये वो परमानेंट उनका एक एसेट बनेगा। तो ये मेटल्स में अभी भी अनिल जी जो फार्मा की क्रांति थी वो मेटल्स में रहेगी। तो इन शॉर्ट अनिल जी ओवरऑल ये ट्रेड सिनेरियो है मेरे हिसाब से। तो ये है आपके लिए, बाजार में इंडेक्स में आप सावधानी के साथ ट्रेड करें, लेकिन स्टॉक्स में अभी भी भरपूर एक्शन है। इन एक्शन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से नतीजों का सीजन है उस पर भी कर लिया जाए फोकस। और आने वाले हैं टाटा केमिकल का नतीजे, आज कैसा रहेगा रिजल्ट्स का हालचाल, तो पहले अनुमान ले लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है बताने के लिए, और उसके बाद किरण जी हमें टाटा केमिकल्स के चार्ट पर देंगे राय। तो आशीष पहले बताएं अनुमान। अनिल जी सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो नतीजे कुछ खास नहीं है, मोर और लेस फ्लैट साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो इनका मुनाफा है देखिए साल दर साल इसमें करीब 13% की गिरावट देखने को मिलेगी, और दरअसल क्योंकि देश में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा शुरू होगी उसके चलते जो फ्लैट ग्लास की मांग है इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन सोडा ऐश की वॉल्यूम अगर साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इसमें 5% की गिरावट देखने को मिलेगी। कामकाजी मार्जिन अगर आप देखें तो मोर और लेस अनचेंज ही रहेंगे, पिछले साल करीब 16.8% थे, इस बार करीब 16.9% का बाजार अनुमान लगा रहा है। इनके जो कामकाजी मुनाफा है यानी एबिटा, यहाँ पर करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इनकी आय में करीब 4.5% का इजाफा देखने को मिलेगा, करीब 2840 करोड़ रहने का अनुमान है। यानी नतीजे अगर आप देखें तो फ्लैट रहेंगे, लेकिन नजर रखने इनकी न्यूट्रास्यूटिकल कारोबार पर, यहाँ पर ग्रोथ कैसी नजर आ रही है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन नतीजे की बात की जाए तो थोड़े से फ्लैट देखने को मिलेंगे। ओके,
थोड़ा फ्लैट रहेंगे नतीजे। ये है टाटा केमिकल्स के नतीजे से बहुत ज्यादा अच्छे नतीजों की उम्मीद है नहीं। हालांकि केमिकल कंपनियों के नतीजे अभी तक तो बहुत मजबूत आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए किरण जी से ले लें चार्ट्स पर एक राय। किरण जी बताएं सर। अनिल जी आफ्टरनून। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। टाटा केमिकल्स 760 750 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं रहनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन में एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। और 800 में एक छोटा सा बैरियर है, ये एक बार निकल जाए तो मैं मानता हूं कि 880 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। तो ये स्टॉप लॉस और 800 में क्रॉस करने के बाद एग्रेसिव बाय। ओके तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल्स। देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं, बट स्टॉक थोड़ा रिकवर करते हुए दिख रहा है, तो मोमेंटम पिकअप कर रहा है। पर आशु जी अपनी स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं, तो स्विंग के सुल्तान आशु मदान बिगड़ उनके लिए। बताएं आशु सर। दीपांशु, दो कॉल है, एक तो स्टॉक पे है और एक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है। पहले मैं स्टॉक पे दे देता हूँ दीपांशु। जो आज के मार्केट की टिप में और जो स्ट्रेंथ दिखी अनिल जी, सॉरी दीपांशु, जो सिक्लिकल चल रहे हैं और जो हमने देखा ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है, मेटल, सीमेंट, लेना है गुजरात अंबुजा 311 रुपए के अराउंड। 311.12 का फ्यूचर, अभी 310 रुपए था, 311.12 के अराउंड ही लेना है और इसमें 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के गुजरात अंबुजा में बाइंग करनी है। और दीपांशु, मेरा मानना है कि ये मतलब इसको थोड़ा सा पोजिशनल भी, ये मतलब 1-2 दिन और घंटों या वीक का ट्रेड नहीं है। अगर इसको लेके 1 या 2 महीने के लिए रखते हैं तो इसमें मुझे लगता है यहाँ से 15 से 20% की मूव पोजिशनल थोड़ी सी शॉर्ट टू मीडियम टर्म जिसको कहते हैं मिल सकती है। तो एक बाइंग की स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है। अंबुजा सीमेंट में रिजल्ट भी आए थे, रिजल्ट ठीक थे, इस भाव पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि किसी भी दिन इसमें वो मूव आ सकती है, क्योंकि सीमेंट स्लो मूवर है, लेकिन जब आती है तो बीच में एक टाइम आता है, सडन ट्रैक्शन आती है और स्पाइक आता है। तो लगता है कि गुजरात अंबुजा इज राइट फॉर दैट स्पाइक एंड वन शुड बाय गुजरात अंबुजा एट दीस प्राइसेस। 300 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर अपने एपेटाइट के हिसाब से मेरा तो 350-60 का भी टारगेट है। तो एक स्ट्रेट कॉल है गुजरात अंबुजा में। दूसरा दीपांशु, एक स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी की। अरे प्रभु, इसका नाम एक मिनट आशु जी इसका नाम तो चेंज कर लो, अंबुजा सीमेंट कर लो, कंपनी ने भी कर लिया, सबने कर लिया। अंबुजा सीमेंट पता चला हमारी टीम तो लाइफ में हमारी टीम के तो लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन हो गया। पता चला बोले हमारा SIP स्टॉक था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और वो है 15% आज बढ़ा हुआ, कितना 12-15% ऊपर है। SIP स्टॉक कहाँ गया है? अंबुजा सीमेंट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। उन्हें लगा कहीं आशु जी की भी रिकमेंडेशन वहां पर आ रही है, लेकिन अंबुजा सीमेंट जिसे पहले हम सब प्यार से गुजरात अंबुजा के नाम से जाना जाता है, ये वाला तो हमारा SIP स्टॉक है जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट है। बिल्कुल 350-360 ये दो है टारगेट जिसके लिए अंबुजा सीमेंट में करनी है खरीदारी। अच्छा, और कोई स्टॉक भी बता रहे हैं आशु जी आप? राइट आई स्टैंड, यस अनिल जी, माय मिस्टेक, आई स्टैंड करेक्टेड। एंड अनिल जी देखिए, अब नीचे आ गया है मार्केट में, फिर वही कोविड का पैनिक, वही इलेक्शन का पैनिक। अब थर्सडे की एक्सपायरी है तो फिर चांसेस है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। उस शॉर्ट कवरिंग को कैसे प्ले करना है अनिल जी? 14,600 की एक कॉल लेनी है और 14,800 की अनिल जी 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड में अनिल जी जो कॉस्ट आएगी वो अराउंड आएगी 35 रुपए की। 14,600 की एक कॉल लेनी है, 14,800 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी कॉस्ट है सिर्फ 35 रुपए। अगर 100, 150, 200 पॉइंट की रिकवरी अगले 3 दिन में आती है तो अनिल जी स्प्रेड फिर जैकपॉट देके जाएगा। 15,000 तक सेफ है, 15,000 के ऊपर लॉस होगा। 15,000 से ऊपर तो अनिल जी वैसे ही 8, 10, 12 बार, पता नहीं कितनी बार हो गया और होता रहेगा, अभी दिखता नहीं है, लेकिन जब दिखेगा तो अनिल जी जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में नहीं जाता। बट यस, अगले 3 दिन में 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बट उसको प्ले इस तरह से करना है अनिल जी, क्योंकि नहीं तो वॉलिटिलिटी आपको आपका सौदा हाथ में रुकने नहीं देगी अगर आप प्लेन वनीला कॉल भी लेते हैं तो, चाहे वो लिमिटेड रिस्क वाली कॉल भी होती है। क्योंकि जब वो टूटते हैं भाव तो अनिल जी 50,000 की 15,000 की कॉल फ्राइडे शाम को बंद हुई थी 52-55 रुपए, सुबह 10 रुपए खुली। अनिल जी 80% कॉल का प्राइस ऐसे उड़ जाता है। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान में रखते हुए 14,600 की एक कॉल लें, 800 की 2 बेचें। कॉस्ट है 35 रुपए, ये 35 रुपए आराम से निकल आएगा और ये 135 भी देके जा सकता है। ओके, तो बढ़िया रिकवरी के लिए प्ले करें। और ये राय आ रही है आशु जी की तरफ से एक बुल स्प्रेड बनाने की इंडेक्स पर।
पर साथ ही महिंद्रा हॉलिडेज पर रखिए नजर। घाटा काफी तेजी से कम हुआ है। कंसोलिडेटेड घाटा 165 करोड़ से घटकर सिर्फ 10 करोड़ रह गया है। तो वैसे तो घाटा आया है, बट अगर वाई कंपैरिजन करें तो 165 करोड़ से घटकर घाटा सिर्फ 10 करोड़ का रह चुका है। तो महिंद्रा हॉलिडेज पर रखिए नजर। कंसो आय में भी आपने गिरावट देखी है, 617 करोड़ से गिरकर 465 करोड़ की आय आई है, बट ऑपरेशनली कुछ सुधार जरूर हुए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि घाटे में बड़ी कमी हुई है। मैनेजमेंट से भी हम जुड़े थे कुछ समय पहले और उन्होंने भी अपने आगे के प्लान्स बनाए थे। कई सारे प्रॉपर्टीज भी ये जोड़ने की तैयारी में है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आय में गिरावट आई है, बट घाटे में सुधार होते हुए दिखा है। बंसल जी, महिंद्रा हॉलिडेज चार्ट पर कैसा दिखता है सर? नंबर्स के बाद थोड़ा स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है काउंटर पे। देखिए दीपांशु, अगर महिंद्रा हॉलिडेज का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका तो पॉजिटिव है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले से एक बेस बन रहा था दीपांशु। अभी मेरे चार्ट्स खुले नहीं है, मैं पुराना उसमें बोल रहा हूँ दीपांशु, मैं 1 मिनट लूंगा इसके लिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं बंसल जी, आपके पास दोबारा आता हूं, पर तब तक एक कॉल ले लेते हैं वागले साहब का, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक हाई मोमेंटम स्टॉक मेरे रडार पर आया है। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। 1245 का एक रेजिस्टेंस इसने निकाला है, 40, 42, 43 का मल्टीपल रेजिस्टेंस निकाला है, अभी 1247 है। मेरे को 1270 का भाव दिखता है, वो भी आज के दिन में ही। मुझे लगता है 20 रुपए की मूव बहुत जल्द आनी चाहिए। आपका 1231, 32 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 20 रुपए ऊपर का टारगेट। और अगर आप पोजिशनली लेते हो तो ये स्टॉक 1300 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। ओके, तो पोजिशनली 1300 के ऊपर जा सकता है, पर अभी भी अच्छी गेन्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव है। वेडनेसडे को आने वाले हैं इसके नतीजे, कल अदानी पोर्ट्स के आएंगे नतीजे, तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर। तो ये है वागले साहब की तरफ से कॉल। चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर में, जिस तरीके से ये 1405 के आसपास फिलहाल खड़ा है। लगभग इसने अपने 4 घंटों का जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लग रहा है अराउंड 1385 से ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको रिटेन करनी है। ऑन द हायर साइड टारगेट एक ही दूंगा मैं, अराउंड 1435 के आसपास का। मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसने एक बेस बना दिया है, लगभग ट्रिपल बॉटम बनने के चांसेस है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में 1430 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक इस समय। नजर रखिए इस काउंटर पर। चलिए चलते हैं अनिल जी के पास, 2:30 बजने वाले हैं, जान लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। सर, जब से हमने शो शुरू किया है थोड़ी रिकवरी इंडेक्स पर आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 150 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिखा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 150 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिख रही है। निफ्टी पर काफी शार्प रिकवरी आ रही है, 14600 के ऊपर इंडेक्स इस समय आते हुए आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजार पॉजिटिव एक्शन है, यूके के बाजार आज बंद है, बट बाकी यूरोप के देशों में आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। और यूएस फ्यूचर्स लगभग 200 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं सर, बताएं हमें क्या करना चाहिए। दीप, वो संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। मतलब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज ठीक नहीं है, गलत है। चाहे वो जरूरत से ज्यादा तेजी हो, चाहे जरूरत से ज्यादा मंदी हो, क्योंकि फिर क्या वो होता वैसा है कि आप अनाप शनाप तेजी कर लेंगे तो फिर आपको गिरना पड़ेगा, और अनाप शनाप मंदी कर लेंगे तो बढ़ना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा खरीद लेंगे तो कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा, जरूरत से ज्यादा बेच लेंगे तो हल्के हो जाएंगे। तो ये एफआई ने 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में क्या ना, ये दोनों तरफ अति की। पहले खरीद कर 14,800, 14,900, 15,000, 15,050 तक पहुंचे, और वहां पे सीरीज की शुरुआत में शुक्रवार के दिन सुबह सुबह समझ में आया, अरे हमारे तो इंडेक्स लोग 78% हो गए। हमने तो वो रोल ओवर करते समय सोचा ही नहीं, हमें लगा बाकी सब लोग भी कर रहे होंगे या बाकी नहीं कर रहे होंगे, मैं अकेला कर रहा हूं। तो ऐसे करते करते 78% के लॉन्ग रोल ओवर पर जब आप आ जाते हैं इंडेक्स पोजीशन, जो कि
2020 और 2021 दोनों की सीरीज में देखा जाए तो हाईएस्ट ओपनिंग डे के लिए पहले दिन सीरीज की शुरुआत में हाईएस्ट इंडेक्स लोगे। तो ऐसा तो कुछ बदला नहीं देश में जिसकी वजह से इंडेक्स पर इतने बुलिश होकर आप नई सीरीज में जाएं, मई सीरीज में। तो वो उन्होंने करेक्ट किया शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन जिस हिसाब से बेचा, पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में 35 बेसिस पॉइंट नीचे गिरकर 1.07 पर आ गया। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव कोई चीज आज के सेशन में है तो हल्का बाजार, और जितना ज्यादा गैप से आप नीचे खुलेंगे और शुरुआत में गिरेंगे वहां से रिकवरी आएगी। तो इस रिकवरी को लेकर मैं जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हूं और एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज से बाजार घूमता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात यह भी है दीप कि थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी भी अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फिर भी एक चीज बहुत क्लियर है, खरीदने के लिए निफ्टी है, जब भी शॉर्ट करने का मन करो बैंक निफ्टी है। खरीदने के लिए फार्मा है, मेटल है, एफएमसीजी है, शुगर है। बेचने के लिए आपके पास सिर्फ बैंक और एनबीएफसी है जो आपको बेचने। तो ये आपका परफेक्ट ट्रेड है। अब आइए लेवल्स में आपको दे दूं। 14,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान आप रख सकते हैं, क्योंकि 14 पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो चुका है, वो है 38 लाख शेयरों का, जिसमें से 19 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 14,600 अब से लेकर 3 बजे तक, 3:05 तक 14,600 अगर हम होल्ड करते हैं तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहां से आपको देखने को मिलेगी, जो करीबन 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे होंगे जो रिस्क पर हो जाएंगे। और स्पेशली 14,500 पर आज 15 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े हैं, 14,600 पर 12 लाख शेयर जुड़े हैं। तो ये 31 लाख शेयर कॉल राइटर्स जो हैं वो ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना चाहेंगे। क्यों नहीं रखना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना से तो बाजार को डर है नहीं, और ऊपर से अगर आपको 200 अंक डाउ फ्यूचर्स मजबूत दिख रहे हो तो कॉन्फिडेंस पूरा है। तो आखिरी 1 घंटे में थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। इस शॉर्ट कवरिंग में आप 14,650, 14,675 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से आज के लिए उतनी रिकवरी काफी होगी। अल्टीमेटली 14,725, 14,775 कल तक के लिए रिकवरी का टारगेट बनेगा, वहां पर जाकर बाजार रुकते हुए नजर आएंगे। आज के लिए 14,650, 14,675 मेरे ख्याल से उसके आसपास रुकने चाहिए अभी तक के डेटा के हिसाब से। ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी 32,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और वर्स्ट केस सिनेरियो में 31,700 के नीचे बंद नहीं होगा, जो अब यहां से थोड़ा दूर दिखता है। बट अब जिस हिसाब से आखिरी 1 घंटे में हम रिकवर कर रहे हैं, 32,000 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर हो गया। 32,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है, लेकिन वहां पार करने के बाद 32,700, 32,850 की रेंज में जाकर बैंक निफ्टी भी वहां रुक जाएगा। तो ये आपके लिए ऊपर के लेवल है, पहले 32,500, फिर 32,700 से 32,850, नीचे की तरफ 32,000 पहले, और उसके बाद 31,700, 31,800 खरीदने। वो ये लीजिए, बात करते करते 14,650 तो आ ही गया आपके सामने, और बैंक निफ्टी भी 32,500 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग है दीप। एक तो पहले से सब खाली हो गए थे कल ही, शुक्रवार को, और उसके ऊपर से आज गैप से जिन लोगों ने और जो बेचना था बेच दिया। अब ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ रही है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी भी यहां पर शॉर्ट करने का ना सोचे। 14,725, 14,775 इस रिकवरी का टारगेट बनेगा, उसके लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 31,700, 31,850, माफ कीजिएगा 32,700, 32,850 बैंक निफ्टी का टारगेट बनेगा, उसके लिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें और सिंपल कैश स्टॉक्स में फोकस करिए, वहां पर अब भी भरपूर एक्शन आपको मिलेगा। तो आज सुबह से ही जब भी इतने तमाम संकेतों के बीच में बाजार खराब दिख रहा था, एक भी बार हमने ये नहीं कहा कि आपको शॉर्ट करना है। खरीदने का मौका देखिए, निचले स्तरों पर जितना गैप से नीचे खुले उतना बेहतर, और एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से बाजार ऊपर आया, तो खरीदने का रुझान परफेक्ट रहा। अभी भी अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए। जी दीप। क्लियर है सर, तेजी की पोजीशन होल्ड करिए। बाजार में भरपूर एक्शन है, निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में है 14,650 के पास, निफ्टी बैंक 32,400 से ऊपर है और यहां से और तेजी बन सकती है। सेंसेक्स भी अब पॉजिटिव होने के लिए तैयार है, 48,750 के ऊपर सेंसेक्स भी दिख रहा है। ढेरों कॉल्स आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं वापस सचिन जी के पास, बिल्कुल BTSTD का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, आई थिंक बिल्कुल की मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, बट लकीली मेरे पास भी एक काउंटर है जो मेरे रेडार में है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, एंड जिस तरीके से इसने 1550 का लेवल तोड़ा है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नज़र आनी चाहिए। पोजिशनल के लिहाज से 5730 के होंगे टारगेट्स, एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्वीट मिलेगा। फ्रेश स्टॉप लॉस आपको अभी यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 5,510 के आसपास, तो लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, एंड ऊपर 250 पॉइंट तक की रैली देखी जा सकती है बजाज फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर।
ओके, तो बजाज फाइनेंस नजर रखिए, ये भी मूवमेंट के लिए तैयार है। डेज हाई पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है जिंदल 100 में। 92 का भाव हो गया है अभी, ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, पर यहाँ से भी मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 96 का पहला टारगेट और 99 का दूसरा टारगेट और 102 का तीसरा टारगेट के लिए जिंदल 100 को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 89 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। 96, 99 एंड 102 ये तीनों टारगेट्स के लिए जिंदल 100 को खरीदने का सलाह होगा। ओके, तो ये है आपके लिए जिंदल 100 में खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। स्टॉक मेटल से जुड़े हर एक स्टॉक में जबरदस्त तेजी, जबरदस्त एक्शन आपको दिखेगा, ये आपके सामने। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बाजार के मूड माहौल के हिसाब से सेठी साहब की लिस्ट में एक स्टॉक तो कम से कम कैश का होगा ही, हो सकता है दोनों भी हो। सेठी साहब, आज का कॉम्बिनेशन क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, आज के दो स्टॉक्स में दोनों में खरीदारी करनी है और एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर का स्टॉक है। वाह, क्या बात है। तो शुरुआत किससे कर रहे हैं पहले? अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक। देखिए अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। नॉर्मली आमतौर पे डिस्कशन नहीं होता है। स्टॉक का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट जो कि अभी 430 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाए हैं। एक जबरदस्त फंडामेंटल वाली इंफ्रा कंपनी है। बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। रेगुलर ऑर्डर इनफ्लोज आते हैं। अभी हाल ही में भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं इनको। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41%, और एक इंफ्रा कंपनी होने के बावजूद डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 45% का। अनिल जी, एक दमदार कंपनी है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है 74% के ऊपर की। कोई शेयर प्लेज नहीं है, और बाकी अच्छे फंड जैसे LIC, निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स, IDFC, इनके पास इसमें होल्डिंग है। तो इसका शॉर्ट टर्म में 455 का टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस। 415 का स्टॉप लॉस, 455 का टारगेट, और 455 के टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 443 ऑलरेडी पहुंच चुका है ये स्टॉक, और जबरदस्त तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सेठी साहब की पसंद का स्टॉक दौड़ लगाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। पीएसपी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी 446 का हाई बना चुका है, 7% मजबूत, अभी भी यहां से भी और तेजी है। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है सेठी साहब। कोई मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट? हाँ, देखिए अनिल जी, जिस हिसाब का वैल्यूएशन है इस स्टॉक का और जितनी दमदार कंपनी है, एक जीरो डेट बोलेंगे इंफ्रा स्पेस में 0.17 का डेट इक्विटी रेशियो, तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कर सकता है ये स्टॉक। मुझे लगता है 9 से 12 महीने अगर कोई को रखना हो तो इसको 575-600 तक के लेवल्स के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, 575-600 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये तो है कैश मार्केट का स्टॉक। सेठी साहब बताएं, दूसरा स्टॉक जैसा आपने कहा वायदा कारोबार का है, वो कौन सा होगा आज के लिए? ये जो वायदा कारोबार का स्टॉक है वो अनिल जी, उसके पहले एक फ्राइडे को मैं लाइव था क्लोजिंग शो में, और मेरे जो 2 रेगुलर पिक्स के अलावा मैंने लाइफलाइन पिक चूज करी थी और एक F&O का स्टॉक रिकमेंड करा था। आपको याद होगा, टाटा स्टील। मैंने कहा था बहुत हिम्मत चाहिए इस स्टॉक को उस बाजार में खरीदने के लिए, मार्केट वाले बाजार। 1040 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 1070 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। स्टॉप लॉस था 1015 का, जो कि आज के शुरुआती जो गैप डाउन ओपनिंग हुई उसमें वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल 1070 के टारगेट उसमें अचीव हो गए। दूसरा अनिल जी, आज का जो F&O का स्टॉक है, कोइंसिडेंटली एक कॉमन स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था आशु मदान जी ने भी रिकमेंड किया, और ऐसा कुछ दिन पहले भी हुआ था जब मैंने टाटा स्टील 890 पे रिकमेंड करा था। उस दिन आशु मदान जी ने भी रिकमेंड करा था, 890 वाले दिन की बात कर रहा हूँ, परसों वाली नहीं। तो अंबुजा सीमेंट जो कि अभी 311-12 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, मे के फ्यूचर्स, यहाँ पे खरीदारी करनी है। देखिए दमदार नतीजे थे इस क्वार्टर में, और नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक गिर गया और उसके बाद रिकवरी शुरू हुई, और वो रिकवरी आज अब ये स्टॉक में वापस से मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है 310 के लेवल पे खरीदना, 311-12 पे, 320-325 के टारगेट के लिए।
देखिए, इस तिमाही के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। 1221 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 962 के सामने 1221 करोड़ का अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। और बाकी सीमेंट एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये भी मुझे लगता है जैसे लॉरस लैब्स जैसा एक अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे नतीजे आए थे। नतीजे के बाद हमने देखा 480 से प्रॉफिट बुकिंग हुई और 450 तक स्टॉक आ गया। और आज देखिए वापिस से वो 2 ही दिन में 480 के आसपास वापिस आ गया है। मुझे लगता है उसी तरह का कोई मूव अंबुजा सीमेंट में भी शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। तो 320 के टारगेट के लिए अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना 305 रुपए की। ओके, 305 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 320 के टारगेट के लिए यह है अंबुजा सीमेंट पर। अभी आशु सर ने भी यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी अंबुजा सीमेंट में, वो भी बुलिश है। और साथ ही साथ अब सेठी साहब भी बुलिश है। दोनों ही बुलिश है अंबुजा सीमेंट पर। और दोनों ही फंडामेंटल एक्सपर्ट्स अगर बुलिश है तो फिर मुझे लग रहा है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की भी राय ले लेनी चाहिए। सिमी जी, जो विकास जी और आशु जी कह रहे हैं, क्या आप भी चार्ट पे ऐसे ही कुछ देख रही है अंबुजा सीमेंट? जी अनिल जी, मुझे लगता है कि अंबुजा में खरीदारी करनी चाहिए और ये पोजीशन डिलीवरी के लिए होल्ड भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम अभी भी बाकी है। 320 का मेरा पहला लेवल होगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में निकलना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक 330 के आसपास जा सकता है। तो 320 और 330 ये दोनों टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो नजर रखिए अंबुजा सीमेंट। पसंद है सेठी साहब को, पसंद है आशु जी को, पसंद है सिमी जी को। और स्टॉक पर भी बढ़िया मोमेंटम है। डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं इस समय जो बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। पर इंश्योरेंस यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और नतीजों का इंतजार है एसबीआई लाइफ के। आइए जानते हैं देवांशी के साथ कैसे रहेंगे एसबीआई लाइफ के नतीजे। बताएं देवांशी। बिल्कुल, अब देखिए जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं, एनालिस्ट हैं, यही मान के चल रहे हैं कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज को आप अगर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे नतीजे जो हैं वो एसबीआई लाइफ इस तिमाही में पोस्ट कर सकता है। जो नए बिजनेस मिलते हुए दिखे इस कंपनी को, इसके चलते आप देखिए इसको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। इस बार आप देखिए जो नेट प्रीमियम है उसमें करीब 32 to 35% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा था कोविड के चलते और ये एस्टिमेटेड था ऑलरेडी, मैनेजमेंट ने भी कहा था कि आने वाले समय में थोड़े से ज़्यादा क्लेम्स आने का अनुमान है। और इसके चलते आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मुनाफा है वो 30 to 35% तक कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन इनके जो सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी बिक्री में काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ दिखा है। इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बिक्री में काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ दिखा है। रिटेल प्रोटेक्शन कारोबार इस बार काफ़ी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो इस सब के चलते हम देखेंगे कि जो टॉप लाइन है उसमें अच्छा जो बेनिफिट है वो होता हुआ दिखेगा। कामकाजी खर्च इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। साथ ही वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 20% से ज़्यादा रहने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छे नतीजों का अनुमान है। देखना होगा कि परसिस्टेंसी रेशियो कितनी ज़्यादा है और सॉल्वेंसी रेशियो किस तरह से आती है, क्लेम्स कितने ज़्यादा होते हैं, इस पर मुनाफे का नंबर जो है वो डिसाइड होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुल मिला के जो नंबर्स हैं, टॉप लाइन है, ऑपरेशनल नंबर्स है, वो काफ़ी अच्छे आएंगे। ओके, तो ऑपरेशन नंबर रहेंगे अच्छे एसबीआई लाइफ के। सचिन जी, एसबीआई लाइफ के चार्ट देखकर बताइए, क्या रिजल्ट के पहले कोई खरीदारी का मौका है? आज मजबूत है शेयर एकदम। अनिल जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी हमने इस पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी एंड टारगेट दिया था 960 के आसपास का, वो ऑलमोस्ट आज ही अचीव हुआ है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ पर अनलॉक हो चुके हैं। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग 945 के नीचे जब तक अभी यहाँ से क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये जो बुलिश ट्रेंड और मोमेंटम है मुझे लग रहा है बरकरार ही रहना चाहिए। ये इंटरमीडिएट स्विंग बना था अराउंड 986 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग भी निकाल देगा काउंटर। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1020 के आसपास के भी स्विंग बन सकते हैं। तो 945 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इंटरमीडिएट टारगेट होगा 986 का और फाइनल टारगेट होगा 1020 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय एसबीआई लाइफ पर आती है। किरण जी के लिए अगला बिगुल है और किरण जी तैयार है अपनी पिक के साथ और उसके बाद सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, दो मुझे स्टॉक्स देने, 2 ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिले। पहला तो मेरा बहुत देर हो गई, सच्चिदानंद ने वो स्टॉक ले लिया, बजाज फाइनेंस।
ये बाय करने की सलाह है। ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले कंसोलिडेशन को भी अभी निकल रहा है और पिछले 2 दिनों का कंसोलिडेशन भी निकल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 5500 का। टारगेट्स इस गुरुवार तक 5800 के। अनिल जी, इसके बाद और एक काउंटर है, आप बोले तब मैं बोल दूंगा वो स्टॉक भी। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। शुभ काम में देरी कैसी, पता चला वो भी भाग गया। दूसरा स्टॉक है वो बहुत बेहतरीन है और वो है भारती एयरटेल। अभी भारती एयरटेल इमीडिएटली बाय करने की सलाह होगी। अभी 556 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 551 का होना चाहिए और टारगेट्स अनिल जी काफी बड़े हैं क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकला है। मेरा मानना है कि आपको मिनिमम 580 के टारगेट्स 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलेंगे। तो भारतीय एयरटेल मिस नहीं करना है। और आशु जी भी शो पे है, राकेश जी भी है। राकेश जी ने कहा था कि नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद बात करेंगे, तो शायद इनके रडार पे भी आ गया होगा। तो आपने आशु जी और राकेश जी का नाम लिया, तो मतलब अगर कॉल चले तो 100% क्रेडिट आपकी, नहीं चले तो 20-25% तो जिम्मेदारी इन पे भी बांट दूं मैं किरण जी, थोड़ी थोड़ी। ऐसे नहीं, बिल्कुल चलेगी। नहीं, हम तो जनरली दूसरों का नाम इसीलिए लेते हैं कि चलो भाई नहीं चला तो इनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही मानी जाए जितनी मेरी मानी जाए। आऊंगा मैं आशु जी के पास, भारतीय एयरटेल पे भी राय लूंगा। उससे पहले बैक टू बैक 1-2 कॉल्स आ रहे हैं, जल्दी से पहले वो निपटा लिया जाए। सेठी साहब हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब एक स्पेशल पिक देना चाहते हैं, तो सेठी साहब के लिए स्पेशल पिक का बिगुल, और उसके बाद उनसे जानते हैं कौन सा शेयर आया है उनके रडार पर। और शुक्रवार के कमजोर बाजार में स्पेशल पिक कमाल करती हुई दिखी और वो थी टाटा स्टील, और आज के मजबूत बाजार में डबल कमाल के लिए तैयार है। सेठी साहब बताइए कौन सा स्टॉक आया है रडार पे? हाँ बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। वापिस ये जो स्टॉक है अनिल जी, इसको रिकमेंड करना चाहूंगा। F&O स्पेस का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अडानी पोर्ट, जो कि अभी मई के फ्यूचर्स 761-62 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। ये भी एक दमदार कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले शायद वागले जी ने अडानी एंटरप्राइजेस को रिकमेंड करा, जिनकी बोर्ड मीटिंग है परसों फंड रेज के लिए और रिजल्ट के लिए। इस कंपनी अडानी पोर्ट्स के नतीजे कल डिक्लेयर होने वाले हैं, और जिस तरह के इनके जो वॉल्यूम्स के अपडेट्स आए हैं फॉर द लास्ट क्वार्टर, मुझे लगता है बहुत ही दमदार नतीजे होंगे। कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। इन्होंने हाल ही में गंगावरम पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, कृष्णापट्टनम पोर्ट खरीदा, श्रीलंका में एक नया पोर्ट चालू किया। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है नतीजे कल जो आएंगे बेहद अच्छे होने चाहिए। ये स्टॉक जो अभी 760 पे ट्रेड करता है, इसको खरीदारी करने की सलाह मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 800 रुपए का टारगेट है। F&O स्टॉक में 800 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रखना है 745 रुपए का। खरीदारी करनी है अडानी पोर्ट को। ओके, तो अडानी पोर्ट कल आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों के पहले रहेगा मजबूत और नतीजों के बाद भी अच्छे नतीजों की उम्मीद आप कर सकते हैं। और सेठी साहब कह रहे हैं ऐसे में 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें, ये होगा आपके लिए एक बेहतरीन शेयर फर्स्ट क्लास सेठी साहब की तरफ से स्पेशल पिक के तौर पर। और स्पेशल पिक पर खास नजर रखें आप, क्योंकि सेठी साहब की स्पेशल पिक कमाल करती हुई नजर आती है। आइए बढ़ते आगे। वागले साहब भी तैयार हैं। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बजाय वो बिगुल वापस ले सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? सवाल ही नहीं। एक बार बंदूक से निकली हुई गोली और तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर, एक कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और वागले साहब की कॉल वापस नहीं जा सकती। चलो अभी आप बोल रहे हो तो मैं ये कॉल दे देता हूँ, और ये कॉल मेरा डेडिकेटेड है आशु जी के लिए। आप समझ गए होंगे मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। 552 में मेरे रडार पर आया था, तो भारतीय एयरटेल। हाँ जी बिल्कुल, 552 में मेरे रडार पर आया था। किरण जी ने सही स्पॉट किया है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ ये 575, 578, 580 तक जाना चाहिए पोजिशनली। तो अभी 559, 560 में थोड़ा से गिरावट आए तो बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 550 का होना चाहिए, टारगेट 580 का। 2 से 3 दिन में 580 दिखते हैं मुझे। ओके, तो चलिए आपके लिए दो लोग स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। आशु जी, अब आप अपनी राय दे ही दीजिए भारतीय एयरटेल पर।
अनिल जी मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। एक तो पहले भारती पे, अनिल जी भारती 530, 35, 40, 25 इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन थी जो हमने बात भी की कि बाजार अब घटता है, बाकी स्टॉक्स घटते हैं लेकिन भारती नहीं घटता। तो अनिल जी इट वाज ओनली मतलब टाइम, ये मैटर ऑफ टाइम कि कब चलेगा। तो अनिल जी अब तो भारती मेरे उस रडार में आ गया कि ना कि इसको मतलब ये ट्रेडिंग प्ले नहीं है, इसको तो अनिल जी लेके छोड़ देना चाहिए अभी भी। आज अनिल जी ये मतलब भारती तो ऐसा स्टॉक है कि ऑन एयर नहीं ऑफ एयर, और मतलब हर क्लाइंट जब भी पूछता है भारती के बारे में जरूर बात करता है। तो आज भी सुबह किसी से बात हुई कि बहुत जल्दी 570-75 ये आ जाएगा और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो अनिल जी मूव आया इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद, अब ये धीरे धीरे अनिल जी रुकेगा बढ़ेगा, रुकेगा बढ़ेगा, और मेरा टारगेट तो अनिल जी 700 क्रॉस करने का है अनिल जी। और एक और चीज मैं सेठी जी को थैंक्स कहना चाहता हूँ, ना कि उन्होंने अंबुजा की कॉल मेरे साथ दी, बट उनकी याददाश्त, और आजकल मैं काफी कॉल्स उनकी मेरे साथ मिलती हैं, और उन्होंने टाटा स्टील की भी याद रखी। तो वो शायद वो भी मेरी तरह जी बिजनेस जरूर देख रहे होंगे, अगर ऑन एयर नए भी हैं तो ऑन एयर ही उनको थैंक्स करना चाहता था कि कोई याद भी रखते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कॉल्स को, और अच्छा लगता है। और तीसरी चीज अनिल जी मैं जो पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ, आज भी मतलब पिछले हफ्ते में 2 बार बोला और आज भी शो के शुरुआत में बोला, भेल अनिल जी, भेल का भाव देख लीजिए अनिल जी, छोटा स्टॉक है, बड़ा लॉट है, लेकिन इतने बढ़िया पैसे दे रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर है कि बिल्कुल मिस नहीं करना। और मैंने वर्ड यूज किया था कि सेल की तरह चलेगा भेल, ये याद रखना आप। बिल्कुल। और आप जो बोल रहे थे सेठी साहब भी शायद जी बिजनेस, शायद नहीं, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस ही देखते हैं, जी बिजनेस ही चलता है और कुछ नहीं। तो आप चिंता न करें, आपके हर एक शब्द उनके कानों में बिल्कुल गूंज रहा है। उन्होंने धन्यवाद स्वीकार भी कर लिया, मैसेज भी आ गया कि धन्यवाद स्वीकार कर चुका हूं। तो आप बिल्कुल चिंता करें, जैसा आप कहीं भी घूमते फिरते आप जब भी देखते हैं जी बिजनेस ही देखते हैं, सेठी साहब भी सेम टू सेम एकदम सेम है। आइए तैयार है अब आपके लिए निफ्टी पर स्ट्रेटेजी। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। स्वागत है नितिन जी आपका। नमस्कार, बताएं सर क्या है आज की स्ट्रेटजी आपकी? अनिल जी यहाँ पे हम लोग 14,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 125 रुपए में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए का और टारगेट होगा 170 रुपीज का। मार्केट नीचे आए अनिल जी, उसमें काफी बाइंग इंटरेस्ट सुबह से ही दिखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, इसलिए 14,700 की कॉल 125 पे लेनी है, 170 के टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस। ओके, तो निफ्टी पर खरीदारी करने की राय 14,700 के कॉल ऑप्शन के जरिए। और बैंक निफ्टी पर कोई व्यू नितिन जी, या निफ्टी ज्यादा बेहतर है? यानी जी बैंक निफ्टी में भी जब कोटक बैंक के रिजल्ट आए थे उस समय डिप आई थी, बट उस डिप में खास तौर से बाइंग काफी डेटा में दिखा है, यानी कि नीचे के लेवल पे बाइंग हुई है जिस समय कोटक के रिजल्ट्स आ रहे थे। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, और इसमें हम बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं, और उसमें 32,500 की कॉल लेकर के 32,800 की कॉल बेचनी है जो 150 रुपए में बनती है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि 33,000 के आने चाहिए कल या परसों तक। तो ये जो स्प्रेड है आपकी 250 रुपए हो सकती है, यानी 50 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, 100 रुपए प्रॉफिट आने को है, 32,500 की कॉल लेके 32,800 की कॉल ऑप्शन बेचनी है। ओके, तो बैंक निफ्टी में 32,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 32,800 का बेच दीजिए ताकि आपके लिए कॉस्ट कम हो जाए, और 300 पॉइंट की जो तेजी कल बनने वाली है बैंक निफ्टी में, बनने की जो संभावना है उसमें आपको मुनाफा हो जाएगा। ये नितिन जी की राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। आइए सिमी जी भी तैयार है, सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताएं। अनिल जी 28 अप्रैल को मैंने 3 प्लेट आपका SPL मिड कैप शो में मेरा लॉन्ग टर्म का पिक था, और वो तब 188 के आसपास था। मेरा 170 का स्टॉप था और 240 का पहला टारगेट था, 270 का दूसरा टारगेट था। अभी स्टॉक 210 के आसपास है, तो स्टॉक का थोड़ा सा मूवमेंट तो आ ही चुका है, 190 से 210 का मूवमेंट तो दिख ही गया है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है। अगर किसी ने मिस किया है लास्ट वीक तो करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। मेरा जो टारगेट्स मैंने दी थी 240 और 270 वो एकदम इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है। खरीदे 3 प्लेट, और इस बार 3 प्लेट का स्टॉप लॉस होगा 198 के नीचे। 198 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो मैंने 2 से 3 महीने का मैंने टारगेट दिया था 240 से 270, वो अभी 1 से 2 महीने का ही कर देती हूँ, क्योंकि मोमेंटम इसमें आ चुका है। ये हो सकता है बहुत जल्दी 240 का लेवल छू सकता है। तो 198 का स्टॉप लॉस के साथ 3 प्लेट को खरीदने का सलाह।
ओके, तो टिन प्लेट पर करके चले खरीदारी। मेटल्स और उनसे जुड़े सभी कंपनीज में बढ़िया तेजी है। एक और काउंटर जहां पर नजर बनी हुई थी और अनिल जी एक्चुअली इस पर आपसे भी बात करनी थी, टाटा स्टील BSL, जरा इसके चार्ट्स पुल अप कीजिए। 18% की तेजी आपको इस समय काउंटर में आती हुई दिख रही है। टाटा स्टील BSL जबरदस्त उछाल है। पिछले हफ्ते 26 तारीख को अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी। 75 के फाइनल टारगेट से वो तो अचीव हो ही गया आसानी से। अब 85 के लेवल्स पर टाटा स्टील BSL ट्रेड कर रहे हैं। हमने बरिंदर रिजल्ट एक्सरे में भी बात करी थी, बंसल जी ने भी इसके बारे में रिकमेंडेशन दिए। पर अनिल जी 75 के टारगेट जो पिछले हफ्ते दिए थे वो तो आसानी से आ गए और आज देखिए शायद सर्किट की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है 85 के लेवल पर टाटा स्टील BSL इस समय। सर दीप, अभी ये तो पागलपनी चल रहा है। मेटल और शुगर में जिस शेयर को आप थोड़ा घूर के देखोगे ना वही बढ़ जाएगा। मतलब उसमें बाइंग है कि नहीं है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आप ज्यादा 3-4 बार ऐसा लगता है चार्ट खोल के देख लिया कि वॉल्यूम कितना हुआ, प्राइस एक्शन क्या, जितने में बढ़ जाता है। ये तो ऐसा हाल होके रखा है। तो मेटल और शुगर समझ के बाहर वाले मूव है। आप कल परसों कौन सा एक स्टॉक है जो मैं 2000 में बोल रहा था, बोलते बोलते 15% बढ़ गया। मतलब जब तक मैं स्टॉक का पूरा एक सेंटेंस भी कंप्लीट ना करूं, ये तो पागलपनी चल रहा है। तो इसलिए अब रिकमेंड करने में आपने देखा होगा आज मुश्किल से मतलब कोई कॉल देने में, इसलिए मैं कब से सोच रहा हूं कोई कुछ दिया जाए। कैश के इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक आ रहे हैं, लेकिन सारे स्टॉक 5-5, 7-7%, 8-8%, 10% ऊपर है। तो आप क्या करेंगे? तो ये मतलब अब इसमें किसी है जिसके पास पैसा है, जिसको लेना लेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये कि थोड़ा शांति से, आराम से, सोच समझकर, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। मिल जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। जिस दिन आपको ये लगता है कि मार्केट में कल शेयर नहीं मिलेगा, वो फिर बाद में आराम से हर भाव में मिलते हैं। और जिस दिन लगता है कि कभी बिकेगा नहीं, आज आखिरी दिन बेचने का, उसके बाद हमेशा ऊपर बिकता है। तो इसलिए हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, शांति से। ट्रेडर है तो अलग बात है कि आप मोमेंटम चेज कर रहे हैं, अलग चीज है। लेकिन इन्वेस्टर है तो कोई ऐसा नहीं कि आपको किसी शेयर में मौके नहीं मिलेंगे। एक नहीं मिले तो या तो कोई दूसरा आएगा। हड़बड़ी ना करें, शांति से बैठिए, ये ज्यादा बढ़िया होगा। और शांति से बैठने का फायदा कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। आज देखिए भारतीय एयरटेल पे सारे कॉल्स आए हैं 2-3 एकदम से। पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल पे बंसल जी ने 10 की कमाई में दिया था, तो मैंने टांग भी खींची थी, याद है आपको? मैंने बंसल जी को पूछा, मैंने कहा बंसल जी 10 की कमाई में भारतीय एयरटेल के इतने बुरे दिन आ गए, ये इतना धीरे धीरे चलेगा। तब बंसल जी मुस्कुरा रहे थे। देखो अब आप मुस्कुराहट उनकी है ना, वो इसमें बदल चुकी है पूरे स्माइल में। एक मिनट, बंसल जी की स्माइल बाद में। पहले SBI लाइफ, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं और SBI लाइफ के नतीजे आपके सामने। 532 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है बिना किसी बदलाव के। एक बार जरा देख लें कि हमारा अनुमान क्या था, अनुमान के मुताबिक क्या नंबर हैं या कम या ज्यादा। तो भारतीय एयरटेल का मुनाफा 532। दीप एक बार जरा नतीजे देखिए और मैं तब तक अनुमान का अनुमान लगाता हूं। भारतीय एयरटेल आपके सामने, सॉरी SBI लाइफ, माफ कीजिएगा, SBI लाइफ। दीप अनिल जी 400 करोड़ के सामने मुनाफा है 532 करोड़ का, तो बढ़िया बढ़त रही है। वैसे साल दर साल देखें तो एकदम सपाट आपको फिगर दिखेगा, पर हमारा अनुमान गिरावट का था। उसके सामने आप अगर देखें तो 532 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से। साथ ही नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो यहां पर हम 32% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। तो SBI लाइफ फर्स्ट कट आपके लिए आते हुए एक्सचेंज पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट होगा थोड़ी और डिटेल्स भी हमें इसकी मिलेंगी। बट ऑन द फर्स्ट प्रिंट ऑफ इट सर, अच्छे ही नतीजे इनके आते हुए दिख रहे हैं बिना बदलाव के मुनाफा। नेट प्रीमियम इनकम में भी हम बढ़त का ही अनुमान लगाकर चल रहे हैं, तो वहां पर हमारा इंतजार रहेगा कहां तक इनकी अच्छी प्रदर्शन रहा है। 15,000 आगे आपके लिए फिगर 15,560 करोड़ की इनकी नेट प्रीमियम इनकम आती हुई दिखी है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम में अच्छी बढ़त रही है। रिन्यूअल प्रीमियम्स भी डेटा देखें तो अच्छे दिख रहे हैं। सिंगल प्रीमियम्स में भी अच्छी बढ़त ही आती हुई दिखी है। तो कुल प्रदर्शन काफी मजबूत आते हुए दिख रहा है। जहां तक SBI लाइफ के फर्स्ट कट नंबर्स का सवाल है, कंपनी की तरफ से अच्छे एक प्रदर्शन की उम्मीद थी और वही हुआ है। और बॉटम लाइन में तो एक बढ़िया बीट भी आपको आते हुए दिखा है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस। न्यू बिजनेस
सर्विस प्रीमियम में 24% की बढ़त है, रिन्यूअल प्रीमियम 23% बढ़कर आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट में 38% की बढ़त आपने आती हुई देखी है। न्यू बिजनेस मार्जिन्स में आपने सुधार देखा है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस भी 16% बढ़कर आई है। तो लगभग सभी मैट्रिक्स पर अगर आप देखें तो अच्छे ही नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं जहां तक एसबीआई लाइफ का सवाल है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले लेते हैं एसबीआई लाइफ की और जानते हैं कि कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस काउंटर पर। बंसल जी जरा चार्ट देखें एसबीआई लाइफ सर। दीपांशु, एसबीआई लाइफ की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर दीपांशु यहाँ क्लियरली पॉजिटिव है, 955 के अराउंड चल रहा है, तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करना चाहिए। और आज यहाँ पर नजर रखनी है हमको इन्हीं स्तरों पर 955 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर 955 के ऊपर की एक डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब यहाँ पर 1020, 1025 के टारगेट्स दोबारा से देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस हाइस थे, तो 1020 टू 1025 के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। क्लोजिंग चाहिए 955 के ऊपर की, और एज ऑफ नाउ एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर 946 के स्तरों पर। तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ। अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी और डिटेल्स का इंतजार करेंगे, बट ऑन द फेस ऑफ इट लगभग सभी वर्टिकल्स में आपने बढ़त देखी है कंपनी की तरफ से। एसबीआई लाइफ के तो आ गए नतीजे, पर इंतजार है एल&टी टेक्नोलॉजीज का, और यहां पर हमने स्टॉक को में भी बढ़िया एक्शन देखा है। आइए जान लेते हैं कि नतीजे किस तरह के रह सकते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार हैं, बताइए कुशल। नंबर्स दीपांशु बेहतर साइड पर ही देखने को मिलेंगे, खासकर डॉलर है अगर आप देखें करीबन 5.5% बढ़कर 20 करोड़ डॉलर आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और यही नहीं, कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर भी करीब 1% का इजाफा हमें जो है को मिल सकता है, और 16.2% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 10% बढ़कर 204 करोड़ पर आ सकता है, और ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने जिस तरह से बेटर कॉस्ट कंट्रोल किया है उससे फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही कंपनी की जो पहले की डील विंस हुई है उसमें रैंप अप होता हुआ दिखा है, जिस वजह से कंपनी की जो डॉलर आय है उसका इंपैक्ट भी इनके मुनाफे में बेहतर साइड पर तब्दील होगा। अब देखना यह होगा कि FY22 के लिए किस तरह की इनकी डील पाइपलाइन है, और साथ ही जो नई ऑर्डर बुक का आउटलुक है वो कैसे पैन आउट होता है, और जो IT क्लाइंट स्पेंडिंग है इनके अलग अलग जो भी ज्योग्राफीज में ये कारोबार करते हैं वहां से कैसी कॉमेंट्री आती है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस रखना होगा, बट सभी पैरामीटर्स पर बेहतर साइड पर ही नंबर्स दिख रहे हैं एल&टी टेक के। ओके, तो एल&टी टेक बेहतर नतीजे रह सकते हैं कंपनी की तरफ से। हमने एक अच्छा मोमेंटम भी इस काउंटर में बनते हुए देखा है जहां तक मिड कैप IT का सवाल है। किरण जी, एल&टी टेक पर कोई राय सर? चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, मुझे इसमें मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड ही देखने को मिल जानी चाहिए। जिस तरीके से LTTI मूव करता नजर आ रहा है, एक अच्छी मूव ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2700 का, और मेरा मानना है कि ये पोजिशनली 3000 के ऊपर के लेवल्स दिलाता नजर आ जाना चाहिए, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है LTTS में। ओके, तो बाय एंड होल्ड की सलाह है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर नजर रखिए, नतीजे भी कंपनी के अच्छे रह सकते हैं। पर हम बात कर रहे थे मेटल्स और शुगर स्टॉक्स की, और शुगर में जो एक काउंटर हमारे लगभग सभी एक्सपर्ट्स के रेडार पर कभी ना कभी तो आया है, बलरामपुर चीनी। ये भी लग रहा है कि आज शायद सर्किट की तरफ अटेम्प्ट लगा सकता है। 16.5% की तेजी इस समय आपको काउंटर पर दिखेगी। और सच जी, आपका बड़ा कन्विक्शन रहा है, अपडेट दें कि आपके टारगेट्स आ गए हैं बलरामपुर चीनी पे, अब कैसी चाल रह सकती है काउंटर की? जी दीपांशु, लगातार हमने इसमें तेजी के ही कॉल्स दिए, लगभग 185 जहाँ तक मुझे याद है पहला ब्रेकआउट हमने इसमें पकड़ा था, एंड तभी हमने 305-310 के टारगेट्स लिए थे। और जिस तरीके से आज की प्राइस फॉर्मेशन है, प्लस जो RSI 82 के आसपास है ऑन द डेली स्केल, मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा ब्लो आउट कैंडल हो सकता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा बांधने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर था उसके टारगेट्स आ गए हैं, एंड प्लस मोमेंटम के लिहाज से आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम ऑन द वर्ज ऑफ क्लाइमैक्स नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे मुनाफा बांधने की सलाह होगी, ना ही फ्रेश एडिशंस की।
ओके तो अब फ्रेश एडिशन नहीं करना है, मुनाफा बांध लीजिए, ये बेटर रहेगा। बट डेफिनेटली एक शानदार मूव आपको दिखाकर गया है बलरामपुर चीनी का काउंटर, और बाकी शुगर स्टॉक्स में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, एक प्लान्ड शटडाउन कंपनी लेने वाली है मई के महीने में। ये जून के महीने में यूजुअली होता है, बट एक महीने से एडवांस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं वैसे भी कोरोना की वजह से कई सारे राज्यों में रेस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो एक प्लान्ड मेंटेनेंस शटडाउन कंपनी करने वाली है। एक महीना उसको फॉरवर्ड करके मई के महीने में ही होने वाला है, तो कोई ज्यादा डिसरप्शन आना नहीं चाहिए इसकी वजह से। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बाकी ऑटो कंपनीज ने भी कहा है कि फिलहाल इस महीने प्रोडक्शन कम लेवल्स पर ही उनका रहने वाला है। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से तो ये अपडेट आपको आते हुए दिख रहा है, पर कई सारे और कैश स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक अच्छी मूव आ रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जैन साहब बार बार इसको रेकमेंड करते हैं, मिड कैप आईटी की बात निकली है तो एक बार बंसल जी जरा इस पर राय दें। डेज हाई पर है काउंटर 8% की तेजी के साथ। दिवांशु 8% की तेजी भी है और साथ में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डाउनवर्ड चैनल से। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड की राय है, 119 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पर जो एक इमीडिएट टारगेट है 125 का है। 125 के ऊपर निकलेगा तब एक नेक्स्ट लेग देखने को मिलेगी। तो जिनके पास है 125 के टारगेट के लिए 119 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। ओके तो 119 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन नजर रखिए इस काउंटर पर। नजर रखिए रेन इंडस्ट्रीज पर, यह भी एक काउंटर है। रिसेंटली अनिल जी ने बात करी थी, पिछले हफ्ते रिजल्ट एक्सरे में भी इसके बारे में बात हुई थी, और अभी अभी मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। सिमी जी रेन इंडस्ट्रीज पर राय दें, अभी अभी मूव आती हुई दिखी है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? जी बिल्कुल दीपांशु, मुझे तो लगता है स्टॉक को खरीद कर जाना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम है और स्टॉक ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये एक 200 का रेंज पार करेगा। रेन इंडस्ट्रीज बिल्कुल खरीद कर पोर्टफोलियो में उठाना है और मुझे लगता है कि 200 से 220 का टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो रेन इंडस्ट्रीज मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है ये काउंटर, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। नजर रखिए अच्छी तेजी बन रही है इस समय। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, स्वागत करते हैं उनका कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून अनिल जी। मॉर्निंग में दीप हमने हिंडाल्को का कॉल ऑप्शन दिया था कैश का ऑप्शन में, और उसके टारगेट हासिल हो चुके हैं। सर आई एम श्योर के उसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा ट्रेडर्स को हिंडाल्को के 270 के कॉल ऑप्शन में। अभी जो हिसाब से रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में आई है दीप, मैं कहूँगा कि जो पूरी हमें राइज देखने मिली थी, प्रीवियस राइज जो थी 14,100 से ऑलमोस्ट 15,000 15,050 तक, उसके 78% रिट्रेसमेंट से आज मार्केट में एक रिवर्सल देखने मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे लॉन्ग साइड पर एक चांस लेना चाहिए। 14,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 135 पर, और 78 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए निफ्टी पर। और ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु इसके देखने मिल रहे हैं, डेट कम्स टू अराउंड 182। सेकंड टारगेट बनेगा 206 का, 182 206, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 14,650 के स्ट्राइक का निफ्टी का कॉल ऑप्शन, डेफिनेटली ये वीकली एक्सपायरी का ही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स का, खास करके यूएस यूरोप मार्केट्स का जो हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है, एक चीज इंटरेस्टिंगली ये देखने मिली है दीप कि यूएस मार्केट्स में बहुत ही एक बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है जो लगभग 400-500 पॉइंट का है, और अगर आज उसमें ब्रेकआउट आ जाता है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यूएस में हमें 1-1.5% का एक अप मूव देखने मिले। ऑन द फ्लिप साइड अगर ट्रायंगल नीचे ब्रेक हो गया तो एक शार्प रिवर्सल भी आ जाएगा बाजार में। बट एज ऑफ नाउ तो मार्केट में जब फॉरेन के मार्केट्स देख रहे हैं यूएस के खास कर तो उसमें वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ चुका है। तो वो अगर 1-1.5% का वहां पे मूव आया तो आई एम श्योर कल हमारे मार्केट में एक बाउंस बैक तो देखने मिलेगा। ओके तो बाउंस बैक के लिए तैयार हैं जय। अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी भी ये राय दे रहे थे, आशु जी भी कह रहे थे कि 200 पॉइंट्स की तेजी आती हुई दिखेगी। अनिल जी ने जब डेटा एनालिसिस की तो कहा 14,500 14,600 के ऊपर निफ्टी बढ़िया मूव दिखा सकता है। तो भरोसा है, कॉल के खरीदारी की राय आ रही है 14,650 की निफ्टी के, तो वहां पर आपको भरोसा रखना चाहिए। टाटा स्टील बीएसएल अभी हमने बात करी थी, लग रहा है कि सर्किट लगने के लिए तैयार है। ऑलमोस्ट सर्किट के लेवल्स पर टाटा स्टील बीएसएल पहुंचते हुए दिख रहा है। किसी भी सेकंड आपको शायद यहां पर सर्किट लगते हुए दिख सकता है। तो नजर रखिए मिड कैप
और मिड कैप मेटल्स, यही एक काउंटर है जहां पर फोकस है। आशु जी ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात की, वैसे अंबुजा की बात कर रहे थे, वो गुजरात अंबुजा उन्होंने मेंशन किया। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जो रिसेंटली हमने कवर किया था आपके लिए एसआईपी स्टॉक्स पर, यहां पर भी एक शानदार तेजी बन रही है 12.5% की। सचिन जी जरा आप इसके चार्ट देखकर बताएं क्या चल रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में। दीपांशु 170 के आसपास कोट कर रहा है, तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 185 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट आज ही रजिस्टर हुआ है 155 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 158 के आसपास, एंड अभी भी लॉन्ग करने के मौके ढूंढने चाहिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है अराउंड 185 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ये स्टॉक भी हमारे सिप स्टॉक में आपको रिकमेंड किया गया और स्टॉक जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बिगुल है इस वक्त कुणाल माफ कीजिएगा किरण जी के लिए और वागले साहब के लिए बैक टू बैक एक बिगुल। बिगुल में पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले वागले साहब निकले आगे। वागले साहब पहले आप शुरुआत कीजिए। अनिल जी, आईसीआईसीआई प्रू में क्लियर कट ब्रेकआउट आया है 552.53 के लेवल पे अभी अभी निकला है, अभी 554 हो गया, अभी भी लिया जा सकता है। मुझे इसमें कम से कम 15 से 18 रुपए की मूव दिखती है। मुझे मेरा टारगेट 570 का होगा और मेरा स्टॉप लॉस 546 547 का होगा। और हालांकि कॉल मैंने पहले दिया है, लेकिन ये कॉल मेरे को किरण जी के डेरिवेटिव के डेटा के वजह से मिला है। ये मैं पहले आपको डिस्क्लोजर दे दूं तो आप उसका क्रेडिट किरण जी को दे दीजिए। ओके, क्रेडिट किरण जी को, और डेबिट तो आएगा नहीं, डेबिट आता तो फिर सोचते कि किसको देना है। तो जब आपने बोल ही दिया है तो क्रेडिट किरण जी को। किरण जी, क्रेडिट के साथ साथ टारगेट भी। अनिल जी, डेरिवेटिव डेटा तो है ही है अच्छा, पर इसने ना अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो 2019 के मल्टीपल टॉप लेवल्स ब्रेक किए, तो लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत अच्छा है। पिछले वीक मैंने जब नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक ऑफ द मंथ दिया था, ये इसी कैटेगरी में फिट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं छोटा टारगेट नहीं रहेगा, मैं मानता हूं कि ये अगर आप 2 हफ्ते रखते हैं तो 600 के ऊपर के लेवल्स कैजुअली देखने को मिलेंगे। आपको लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 545 के आसपास, आपका टारगेट पहला 600 और उधर एक बार रिव्यू लेंगे, उधर भी बेचने की सलाह नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आईसीआईसीआई प्रू पर। और आईसीआईसीआई प्रू सुबह सुबह आज बंसल जी ने दिया था 531 रुपए के आसपास, हिमांशु जी ने भी दिया था 535 रुपए के आसपास। दोनों के टारगेट आज हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस स्टॉक में लगातार खरीदारी की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है एक और स्टॉक में, और उसके लिए बिगुल है स्पेशल पिक का, नहीं पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे का बिगुल है। कल का काम आज करने के लिए तैयार है बंसल जी के लिए पिक ऑफ द डे। बताएं बंसल जी। अनिल जी, ये स्टॉक है BHEL भेल पर खरीदारी की राय है। ये है पिक ऑफ द डे। इस पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अनिल जी, जितने भी कन्वेंशनल लोग हैं, पुराने लोग हैं, और जिन्होंने BHEL को कभी 250-300 रुपए का भाव देखा हुआ है, उनके लिए तो BHEL एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो टरबाइन पंखे वंखे बनाती थी। बट BHEL के अब अगर देखें तो चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बने, और मैंने रिसेंटली देखा था, मेरे घर के पास भी एक लगा हुआ है। बट कारण सिर्फ इसको टेक्निकल है रिकमेंड करने का। 51 रुपए 51 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 57 रुपए 57 रुपीज का टारगेट है, और BHEL है पिक ऑफ द डे।
ओके भेल यहाँ पर पिक ऑफ द डे, और भेल का रिकमेंडेशन आज भी क्या है, सुबह सुबह अभी दोपहर में शो शुरुआत होते 51 रुपए में आशु जी ने, और पिछले हफ्ते भी लगातार कह रहे थे कि 48-49 रुपए का भाव है, आराम से आप डिलीवरी भी ले सकते हैं और चाहे तो फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं, और लोड साइज भी बड़ी है, तो एक एक लोड भेल में आपको भरपूर मुनाफा होता दिख रहा है। भेल हमने भी पिछले कई बार रिकमेंड किया, और उसके बाद थोड़े समय तक ठंडा भी था, बार बार बैन में चले जाता था, तो लोगों को लगता था अरे क्या हो रहा है। स्टॉक सबका नंबर आता है, कभी कभी चलते ही हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। 53 रुपए का टारगेट लेवल है, 51 का स्टॉप लॉस, 57 का टारगेट। आशीष सर, आपके हिसाब से टारगेट क्या रखने? अनिल जी, मेरे को तो मैंने क्या कहा था, अभी जो इसके लिए मैं 2 बार चूज कर रहा हूँ, सेल की तरह चलेगा भेल अनिल जी, बस ये चीज याद रख के चलते रहिए। और अनिल जी, जिसको जरा डर लगता है, इन द मनी कॉल्स लेके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको डर नहीं लगेगा अगर आपके पास कॉल्स होगी, और टेम्पटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि अनिल जी देखिए 10,000 का लॉट है, 10,500 का, 3 रुपए 2 रुपए 4 रुपए आते हैं, 30,000 40,000 रुपए, गलत नहीं है किसी की सोच, लेकिन जिसमें अनिल जी लाख रुपए आ सकते हैं, उसमें 20,000 क्यों बुक करें? तो मुझे लगता है कि कॉल्स या कॉल का स्प्रेड बना के या फ्यूचर डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए अनिल जी, अच्छा पैसा बनेगा इसके अंदर। ओके, तो डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए, अच्छा पैसा बनेगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अनिल जी ने भी इसके बारे में कुछ समय पहले बात करी थी, 60 के लेवल्स तो इमीडिएटली बात करी थी, पर कहा था यहां से भी और बड़ी रैली बीएचईएल में आ सकती है। पीएसयू डाइवेस्टमेंट थीम इस साल की थीम है। अप्रैल में थोड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा है, बट वापस पीएसयू स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आइए एक और स्टॉक, वायदा कारोबार का टॉप गेनर तो इस समय बीएचईएल है, 10% के सर्किट पर, अभी 15 मिनट के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड में है, पर जो सेकंड बिगेस्ट गेनर है वायदा कारोबार का मैरिको, उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही हम दमदार एक्शन इस काउंटर पर देख रहे हैं, और इस बीच बीएचईएल में 88 लाख शेयर्स के कई सौदे भी आपको होते हुए दिखे, तो ये एक अपडेट आ रहा है आपके लिए। पर मैरिको सुबह से बढ़िया एक्शन इस काउंटर में चल रहा है, क्या है वजह, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, मैरिको में क्या चल रहा है आज? डेफिनेटली देखिए दीप, हमने इस कंपनी के नतीजे देखे थे और नतीजे काफी बेहतर थे, और खासकर वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा जब आपने देखा था तो काफी सरप्राइजिंग था। ये तो हम सबने फ्राइडे को देख लिया था, लेकिन इसके बाद कंपनी ने जो अपनी कॉन कॉल की है उसमें काफी सारे हाइलाइट्स कंपनी ने शेयर किए हैं, और कुछ ब्रोकरेज हाउस कह रही है कि कंपनी की जो नतीजे वो अनुमान से बेहतर है, और FY22 में और भी बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कंपनी का कहना है कि आगे भी जो मार्जिन है वो 18 से 20% के बीच में ही रहेंगे, और कंपनी कोशिश करेगी करीब 19% के आसपास के मार्जिन को सस्टेन करने के। सबसे बड़ी बात, कोपरा की कीमतें जो है वो पिछले क्वार्टर में 25% बढ़ी थी, तो इसके चलते काफी चिंताएं थी, लेकिन कंपनी ने कहा है कि अप्रैल के महीने में कोपरा की जो कीमतें हैं उसमें करीब 13 से 15% के आसपास की गिरावट आई है, और FY21 के दूसरे छमाही में इन्होंने काफी हद तक प्राइस हाइक्स भी ली है। खासकर सफोला में देखेंगे तो करीब 30% के आसपास की प्राइस हाइक इन्होंने FY21 के सेकंड छमाही में ली है, और यही नहीं, अप्रैल के महीने में यानी कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में करीब 15% के आसपास की प्राइस हाइक ली है। तो ये दूसरा ट्रिगर था जिसकी वजह से स्टॉक में इस तरह की तेजी बनी। इसके अलावा जून और जुलाई में एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आने की अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ओवरऑल कंपनी प्राइस हाइक कर रही है, पिछले जो कमोडिटी की प्राइस बढ़ी थी उसको पास ऑन करने के लिए, और आगे ज्यादा कमोडिटी की कीमतें बढ़ने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अगली बात, इस कंपनी कोशिश कर रही है कि सफोला का जो ब्रांड है करीब 100 करोड़ के आसपास इसको लेके जाएंगे, और फूड कारोबार जो फिलहाल 300 करोड़ का है, FY22 में उसको करीब 500 करोड़ लेके जाना है, और FY24 तक 850 से 1000 करोड़ तक उसको लेके जाने वाले हैं। ई कॉमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है 8% से बढ़ के 12% होगा, और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल जो है उसमें करीब 10% के आसपास की ग्रोथ होगी। इसके अलावा अप्रैल में आखिरी में 8 से 10 दिन का कंपनी ने डेटा दिया है कि नो डाउट कोविड के चलते थोड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है, लेकिन डिमांड में कोई भी कमी नहीं है, ये कंपनी का साफ कहना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अभी भी डिमांड में कहीं भी कमी नहीं है, और हर सेगमेंट में कंपनी मार्केट शेयर गेन करते जा रही है, और इसी के लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने भी प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। जेफरीज देखिए 480 से बढ़ा के 485, एडलवाइज 420 से बढ़ा के 445 का कर दिया है। मोतीलाल 490 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, इन्होंने भी अपनी वैल्यूएशन मल्टीपल बढ़ा दिए है। तो मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री जो दी, खासकर आगे की ग्रोथ को लेके, डिमांड अच्छी है उसको लेके, और जो प्राइस हाइक इन्होंने किया मार्जिन को लेके जो कमेंट्री दी, वो मार्केट को काफी पसंद आई है। इसके लिए स्टॉक में इस तरह का उछाल देखने मिला है।
ओके, तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मैरिको में सुबह से बढ़िया रैली बनी हुई है और अभी भी अच्छे मोमेंटम में है। हिमांशु जी सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, सुमित जी को तो कई बार ये काउंटर पसंद भी आए, शुभम जी भी बात करके गए हैं और शायद एक बार जय ने भी इसके बारे में बात करी थी। जय, क्या राय बनेगी मैरिको पर? वायदा कारोबार का सेकेंड बिगेस्ट गेनर है, 450 के लेवल्स के करीब, यहाँ से और मोमेंटम देखते हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ओवरऑल मेरा तो व्यू निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पर काफ़ी पॉजिटिव है दीपांशु। एंड जहाँ तक उसका सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन डाउन साइड करीब 33,000 के आसपास ये इंडेक्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है और उसमें मैरिको में एक बहुत ही अच्छी हमें मोमेंटम देखने मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दीप, देखिए कि नीचे की तरफ अब 430 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमने ये बात की थी कि ये लेवल निकलेगा तो बहुत ही अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ हमें देखने मिलेंगे और फाइनली वो हुआ एज एंटिसिपेटेड। अब मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु कि 430 एज अ क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे ये स्टॉक के लिए। और ये जो इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है, इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा तब तक। ऊपर में लगभग 475 480 के लेवल्स हमें ये सीरीज में देखने मिल सकते हैं। ओके, तो और 470 के लेवल्स तक आपको तेजी से जाते हुए दिख सकता है। तो टेक्निकल सपोर्ट भी है काउंटर के लिए और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल मूव भी आ रहा है। और जैसे आपने मैरिको की बात करी, आपका एक और चहीता स्टॉक टाटा कॉफी पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा, 3.5% की मूव टाटा कॉफी पर आ रही है। कोई BTST ट्रेड दिखता है इसमें जय? आप बिल्कुल यहाँ पे BTST ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट दीपांशु, एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि सारी कमोडिटी रिलेटेड जो स्टॉक्स है, चाहे शुगर हो, टी, कॉफी हो, मेटल्स हो, ये सभी में एक अच्छा मोमेंटम, एक इन्फ्लेशन प्ले कहीं ना कहीं बाजार में देखने मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा कॉफी में भी एक बाइंग पोजीशंस यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। CCL प्रोडक्ट में भी ब्रेकआउट आया है, टाटा कॉफी में भी फिर से देखने मिल रहा है। और ऑन द डाउन साइड 127 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म में, और ऊपर में हमें लगभग इन द नियर टर्म दीप लगभग 149 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कॉफी। और कमोडिटी प्ले की बात करें, EID पैरी पर एक बार नजर डाल दीजिए, 400 के पार ये काउंटर जाते हुए आपको दिख रहा है। अनिल जी की पिक पिछले हफ्ते की तरफ से जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। 400 के पार EID पैरी 17% की तेजी के साथ इस समय ट्रेड, और उसके नीचे ही है बलरामपुर चीनी जहां पर 16% की तेजी है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सचिन जी। दिवांशु, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, हमने 2 हफ्ते पहले थे SPL मिड कैप स्टॉक्स में भी कवर किया था। पोजिशनल टारगेट 360 के लिए। स्टॉक का नाम है रैलीज इंडिया। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ है अभी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 325 के आसपास के स्विंग्स शॉर्ट टर्म में ही आने चाहिए, लगातार लगभग एक हफ्ते के अंदर ही। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 285 से ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाई जा सकती है, तो फ्रेश एडिशन करनी चाहिए। रैलीज इंडिया में टारगेट होगा 325 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 360 का, जो मैंने ऑलरेडी SPL मिड कैप्स में दिया है। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 285। ओके, तो 285 के स्टॉप लॉस के साथ भरोसा रखिए रैलिस इंडिया पर। ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव बनती हुई दिख रही है, बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है आपको। तो ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव दिखेगी। अगेन एग्री स्पेस से जुड़ा हुआ है ये। इस सीरीज का है दूसरा दिन। ऑलरेडी पहले दिन हमने देखा सन टीवी बैन में आ गया, पर क्या बदलाव हो सकते हैं? बैन से बेनिफिट के लिए चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, सन टीवी तो पहले ही दिन बैन में आ गया, और क्या कोई बदलाव हो सकते हैं? नहीं दीपांशु, कोई और बदलाव नहीं होगा, लेकिन सन टीवी काफी लंबे समय तक हम देखेंगे स्टॉक बैन में बना ही रहेगा, क्योंकि फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाइड पोजीशन में 105% के आसपास है। तो जब तक 80% से नीचे नहीं आती तब तक स्टॉक बैन से बाहर नहीं आएगा। तो सन टीवी तो लंबे समय के लिए बैन में। इसके अलावा कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी एंट्री हो सकती है, और अगला स्टॉक अगर होगा तो भी सेल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली पोजीशन जो है बढ़ती जा रही है। फिलहाल 88% आ गई है, हालांकि बैन में तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक 95% का मार्क क्रॉस नहीं होता तब तक स्टॉक बैन में नहीं आता। लेकिन सेल पर नजर रखेंगे, सन टीवी बैन पर बना रहेगा। बैन लिस्ट का फेवरेट स्टॉक है सेल, उस पर नजर रखेगी, शायद पॉसिबिलिटी है। सन टीवी जो बैन में आ चुका है
वो बना ही रहेगा, ये क्लियर खबर आपके लिए। शुक्रिया आशीष बैन से बेनिफिट के लिए। आइए चलते हैं अब अनिल जी के पास और जानते हैं कि बाजार बंद होने से पहले आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सर हमारे बाजारों में तो बढ़िया रिकवरी आई है। अब थोड़ी निफ्टी अपनी गेन्स ऊपर से गिव अप कर रहा है, बहुत 14,650 के करीब ही है। ग्लोबल मार्केट से पूरा सहारा है, 125 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूके के बाजार बंद हैं, बट फ्रांस और जर्मनी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, अभी थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर आती हुई दिखी है, हल्की सी गिरावट है, बट ज्यादातर पॉजिटिव सपोर्ट ही है ग्लोबल मार्केट से। सर क्या करके जाएं? तो दीप 2:30 बजे हम यही बात कर रहे थे। आज का टारगेट 14,650 14,675 का आज का है, आप देख लीजिए 14,673 का है निफ्टी पर, और 32,500 के आसपास का आज का हाई था बैंक निफ्टी का, 32,538 का आज का हाई है। तो आज के जो टारगेट थे वो हासिल हो गए। कल के टारगेट अगर जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है, हालांकि अब 200 पॉइंट डाउन से 125 पॉइंट रह गया है, फिर भी मजबूती का माहौल तो है ही। अगर सब ठीक रहा तो 14,725 14,775 फाइनल टारगेट इस रिकवरी का बनेगा, वहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। और बैंक निफ्टी पर एक बार 32,850 ये पहला टारगेट कल का बनेगा, जिसके लिए आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल आपकी अगर पोजीशन है तेजी की तो भी होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो एक नीचे 14,400 का आउट ऑफ द मनी पुट खरीद सकते हैं, कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतार चढ़ाव हो जाए तो उसके लिए वो खरीद सकते हैं, 14,400 का पुट खरीद सकते हैं। और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 14,800 का कॉल आप लेकर आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, रेंज बहुत क्लियर है, 32,000 के नीचे नहीं खुलेगा, 33,000 के ऊपर नहीं खुलेगा, और बीचों बीच में बंद हो रहा है। तो दोनों तरफ बैलेंस होकर एकदम पोजीशन बराबर चल रही। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए, और सामने आपके लिए हेजिंग के लिए या तो ऑप्शंस कर लीजिए या फिर बैंक निफ्टी के साथ हेज कर लीजिए, जैसा भी है। बट ओवरऑल फोकस आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैश स्टॉक्स में, वहां पर एक्शन अब भी भरपूर है और बना रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। कैश स्टॉक्स पर फोकस बना रहे, इंडेक्स पर अगर आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं तो एज ऑलवेज हेज जरूर बनाकर जाएं। थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, बट कैश स्टॉक्स का मोमेंटम आप भूल नहीं सकते हैं। और सर टाटा स्टील बीएसएल पर तो 20% का सर्किट लग गया है, ऑलमोस्ट सर्किट लगते हुए देखा हमने ईआईडी पैरी पर। इस समय 408 के लेवल्स पर है, 414 का हाई इसने अभी बनाया था, तो ऑलमोस्ट सर्किट लगते हुए देखा। और बाकी हम देख ही रहे हैं, बलरामपुर गुजरात अंबुजा यहाँ पर बढ़िया एक्शन है। बीएचईएल यहाँ पर 10% का वायदा कारोबार का सर्किट लगा था, अब वो खुल चुका है और 54 के लेवल्स पर ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन इन सभी स्पेसेस में। एलेंबिक लिमिटेड एक और कैश काउंटर जहां पर अच्छी तेजी आ रही है। सचिन जी जरा इसके चार्ट देखें, 14%। एलेंबिक फार्मा के नतीजों का इंतजार है, एलेंबिक लिमिटेड में क्या चल रहा है? दीपांशु, इनफैक्ट ये एसपीएल मिड कैप्स में हमने कवर किया था, एंड वहाँ पर 130 के आसपास के टारगेट की एक्सपेक्टेशन थी। सो ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर पैटर्न के लिहाज से ही इसकी चाल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुनाफा वसूल कर देना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी होल्ड करना है तो उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था 115 के आसपास, अगर वो पर्टिकुलर लेवल वापस आ जाती है तो ये पूरी मूव शायद डिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि एक काफ़ी बड़े ओवरबॉट जोन में स्टॉक आ चुका है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुनाफा वसूल करने की सलाह होगी। बट अगर किसी को लंबे अर्जे के लिए रखना है तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 115 के आसपास। ओके, तो 115 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, नजर रखिए। एलेंबिक लिमिटेड ये एक और काउंटर है जहां पर अच्छी तेजी आई है। एक राय मैं बंसल जी से लेना चाहता हूं इंडियन होटल्स पर। बंसल जी, नतीजों तो कमजोर रहे और स्टॉक ने रिएक्ट भी किया, बट उतनी शार्प रिकवरी भी आई है और पॉजिटिव टेरिटरी में इंडियन होटल्स क्लोज हो रहा है। सर कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए? देखिए दीपांशु, अगर इसमें देखें तो बिल्कुल आपने सही बोला कि रिकवरी आई है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो लेवल है दीपांशु 112 रुपीज 50 पैसा का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर की जैसे अभी जिन स्तरों पे चल रहा है 112 रुपए 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो वो काफी पॉजिटिव साइन होगा, और इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो मुझको लगता है टेक्निकली कल में 117 118 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं।
ओके 117, 118 के लेवल्स के लिए हो जाइए तैयार। जहां तक बात है इंडियन होटल्स की, कमजोर नतीजों पर रिएक्ट किया बट उसके बाद ही बढ़िया रिकवरी भी ये काउंटर आपको दिखाते हुए जा रहा है। इस पर आप मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। नैटको फार्मा एक और काउंटर जहां पर आज तेजी का माहौल बना रहा। किरण जी, नैटको फार्मा के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स, खबरों का भी सपोर्ट था इस काउंटर के लिए? नेटको फार्मा में जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है दीप, वो लेवल है 940-45। तो ये जब तक ये जो सप्लाई जोन है वो निकल नहीं जाता तब तक एक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। और एक बार ये लेवल निकल जाए तो फिर मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। ये अभी के लिए 900 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और होल्ड करने की सलाह है। 940, 945 पकड़ लीजिए, 945 के ऊपर एग्रेसिव बाय करने की सलाह है। ओके 945 के ऊपर अग्रेसिव खरीदारी की राय है। 960 का टारगेट आज सुबह सेठी साहब एसपीएल मिड कैप्स में मिड टर्म के लिए या पोजिशनल बेसिस पर देखे गए हैं। एसबीआई लाइफ टॉप गेनर आज। जहां तक निफ्टी के स्टॉक्स का सवाल है, नतीजे दमदार आते हुए दिखे हैं और बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी इसकी वजह से जान आई है। भारतीय एयरटेल लंबे समय के बाद आउट परफॉर्मेंस और 560 के लेवल्स आपको इस काउंटर पर आते हुए दिख रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स की राय बन रही थी 560, 565 के टारगेट्स के लिए, वहां पर आप देख रहे हैं 560 का लेवल भारतीय एयरटेल आपको दिखा रहा है। साथ ही मोमेंटम बना है अदानी पोर्ट्स, कल आने वाले हैं इसके नतीजे, दमदार नतीजों का अनुमान है। टाटा स्टील एक बार फिर से लीड करता हुआ, मारुति सुजुकी लंबे समय बाद यहां से आउट परफॉर्मेंस, एचयूएल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर्स, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू स्टील। पॉइंटर्स अक्रॉस द बोर्ड हमने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। जहां तक निफ्टी स्टॉक्स का सवाल है, सिवाय बैंक्स के जहां पर दबाव बना हुआ है तो वहां पर गिरावट देखी। एक्सिस बैंक पर आज आपको प्रेशर बनते हुए देखा है। आईसीआईसीआई बैंक पर भी दबाव था, हालांकि निचले स्तर से रिकवरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% नीचे नतीजों के बाद, कोई ज्यादा बड़े सरप्राइजेस नहीं आए नतीजे से, इसलिए भी थोड़ा निफ्टी की अपसाइड पर आपको कैप लगी है। टाइटन टॉप लूजर था 4.5% की गिरावट के साथ ही कोटक बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स प्रेशर में आपको आते हुए दिखे, जिसकी वजह से निफ्टी पर उतनी बड़ी तेजी नहीं आई, बट हाँ बाकी स्टॉक से अच्छा परफॉर्मेंस आपको बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो बीएचईएल आज का स्टार 12.5% की तेजी के साथ ये क्लोज आउट होते दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस परसों आएंगे, इसके नतीजे 8% की तेजी। मैरिको 8% का उछाल, सेल शायद वायदा कारोबार के बैन में वापस आ सकता है। 6% की तेजी इस काउंटर पर। आईसीआईसीआई प्रू, नैल्को, इंडस टावर्स, एलएनटी टेक्नोलॉजीज नतीजों से पहले, नवीन फ्लोरिन, वोडाफोन आइडिया से आज अपने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। साथ ही अपोलो टायर्स पर खरीदारी रही। पीरामल एंटरप्राइजेस और एशियन पेंट्स यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद आज भी 7.5% का कट। सन टीवी बैन में है, 6%, 7% नीचे बल्कि ये काउंटर आते हुए दिखा। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों ने किया निराश, 4% नीचे। बंधन बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कंटेनर कॉर्पोरेशन, टीवीएस मोटर्स, आरबीएल बैंक, आईजीएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग और टाटा केमिकल्स, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपको वीकनेस दिखी, बट पूरा का पूरा मोमेंटम था आज कैश स्टॉक्स के साथ। सर्किट लगा है टाटा स्टील, बीएसएल 20%, ईआईडी पैरी 17%, केआरबीएल 15.5%, बलरामपुर चीनी 14.5%, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, पॉलीप्लेक्स, एडवांस्ड एंजाइम्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, अरविंद लिम्बी की बात हो रही थी, सिमी जी की तरफ से कॉल आते हुए दिखा था आपको। सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, अदानी टोटल गैस, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये सारे के सारे स्टॉक्स थे जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिखा। बट अनिल जी 14,650 के बेहद करीब निफ्टी के प्रोविजनल क्लोज आती हुई दिख रही है सर, और 32,500 के ऊपर बल्कि 32,550 के करीब निफ्टी बैंक की भी क्लोज। तो जिस तरह से आज सुबह का माहौल बन रहा था, शानदार रिकवरी के साथ बाजार बंद हो रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, और उम्मीद के मुताबिक जो रिकवरी आई है एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार रिकवर हुए हैं। रेंज बाउंड मार्केट है और रेंज के निचले स्तरों पर डरना नहीं, खरीदना है, और रेंज के ऊपरी स्तरों पर लालच किए बगैर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अगर आप इंडेक्स में हैं, इंडेक्स स्टॉक्स में हैं, कैश स्टॉक्स में हैं, तो आपको रेंज के ऊपरी एंड पर जमकर खरीदना है और रेंज के लोअर एंड पर दम लगाकर खरीदना, दोनों ही जगह खरीदना। आप देखिए जो एक्शन मेटल और शुगर शेयरों में होता दिख रहा है वो कमाल का है, लाजवाब है। वही आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आगे भी बढ़ने की संभावना है। आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए बता दें, और आज शाम 5 बजे आपके लिए बेहद खास शो है। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में कोरोना का कहर थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 3,700 नए मामले कोरोना के मुंबई में आए हैं, और एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जून तक मुंबई में हालात एकदम सामान्य हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुंबई में मामले तेजी से घट रहे हैं,
और इसके पीछे बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, तो क्या जिस तरह से तेजी से मुंबई में मामले काबू में आए हैं, इसी मॉडल को, इसी स्ट्रेटेजी को क्या पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है, इसी पर करेंगे हम आज खास चर्चा। मुंबई के कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीत समदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौतम बंसाली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में आज शाम। तो ये शो जरूर देखिएगा। मुंबई मॉडल असरदार, घट रही रफ्तार, शाम 8 बजे का शो इंडिया 360 डिग्री। आज बात होगी कोरोना के साथ ही बाकी और ढेर सारी खबरों की। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए टास्क फोर्स ने देश भर में 15 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। ऐसे में क्या लॉकडाउन ही विकल्प है, इसका करेंगे विश्लेषण। लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प, क्वेश्चन मार्क। देश में वैक्सीन की शॉर्टेज अगले 2-3 महीने तक और रहेगी, ये बताया है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने। ऐसा क्यों, और इसी पर होगी हमारी दूसरी कवर स्टोरी, वैक्सीन की किल्लत कब होगी दूर। लेकिन इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी हुई सारी खबरें, कुछ संकट काल में अच्छी और पॉजिटिव खबरें भी, और राजनीति भी घर में इस वक्त राज्यसभा चुनावों के बाद, उन पर भी पूरा डिटेल में आपके लिए विश्लेषण होगा। तो खेल, राजनीति, मनोरंजन, फिल्म्स, बाजार, इकोनॉमी और बिजनेस जगत की तमाम खबरें इंडिया 360 डिग्री में पूरे 1 घंटे शाम 8 से 9 बजे मिस मत कीजिएगा, ये है आपके लिए। और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आ चुकी है। रख दूं 14,634, 3 पॉइंट की तेजी के साथ हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब निफ्टी, और बैंक निफ्टी 316 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस वक्त आपको नजर आएगा 1% नीचे। सेंसेक्स 63 अंक नीचे बंद होता हुआ इस वक्त आपके लिए। तो ये है आज की फाइनल क्लोजिंग आपके लिए। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों से आशु सर का शुक्रिया, बंसल जी, वागले साहब, किरण जी, सिमी जी, सचिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय ठक्कर साहब का भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।